हेलो गुड्डू गुड़िया। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई जो तुम्हारे स्कूल का एग्जाम होता है, जो तुम्हारा प्री बोर्ड होता है और इवन जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर के बाहर से आ ही नहीं सकता। ऐसा भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कोई वन शॉट लेक्चर नहीं है। ये तुम्हारे मास्टर का गन शॉट लेक्चर है भाई। इसके अंदर पूरी एनसीईआरटी होगी, सारे क्वेश्चंस होंगे, ढेर सारे बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, टॉपिक समझाऊंगा, हलवे की तरह तुमको खिला दूंगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करो, फुल कॉन्फिडेंस में। और स्टार्ट करने के पहले नीचे कमेंट में भर देना आई विल विन। मैं बोर्ड में फोड़ के आऊंगा, इसीलिए लिखना है आई विल विन। कॉन्फिडेंस आना चाहिए। लिख दिया है भाई, बहुत बढ़िया। अगर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो मैं तुमको बेटा एक लाइन देता हूं जिससे तुम बहुत मोटिवेट होगे। बहुत मोटिवेशनल लाइन देता हूं मेरे सारे भाइयों को और बहनों को भी। क्या शीशे में उठ के खुद को देखना और खुद से एक लाइन बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा। जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में होगा। तो भाई इस कॉन्फिडेंस के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, नीचे लिंक दिया हुआ है। सारी चीजें बेहतरीन तरह समझ में आएगी। और याद रखिएगा कि 100% आपका पेपर चाहे स्कूल का हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड, इसी लेक्चर से आना है। तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजीली सब समझा दूंगा मैं आपको। सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे भाई इसमें हम? बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन, मस्त तरह से बैलेंस करना सिखाऊंगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 4 तरह के रिएक्शन है, अच्छे से इसको समझना होगा, याद भी रखना होगा। हीट इन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसके अंदर ये 2 टॉपिक भी, और फिजिकल एंड केमिकल चेंज। शुरू किया जाए भाई, रेडी है? कमेंट में लिख दिया आई विल विन। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई विल विन। तुम्हारा भाई खड़ा है तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली चीज कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिससे एक नया केमिकल बन जाए उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल या केमिकल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लो, जैसे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सम कंडीशन। क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट की ऑक्सीजन गैस के साथ और क्या बना दी? वाटर। इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। कि 2 केमिकल मिले और एक नया केमिकल बन गया, या 2 नए केमिकल बन गए, या 3 नए केमिकल बन गए, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यहां से सवाल नहीं आते। दूसरी चीज है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब इसी रिएक्शन को जब आप सिंबल्स के फॉर्म में लिख दो, जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन को H2 करके लिख देते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख देते हैं, वाटर को क्या लिखते हैं? H2O। तो जब इस सिंबल के फॉर्म में रिएक्शन को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। एक चीज और देखो, यहां आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा G, यहां भी G, यहां पे L। तो ऐसी चीजें लिखी होती है। इसका क्या मतलब है? जब ब्रैकेट में S लिखा है तो मतलब वो केमिकल सॉलिड है। ब्रैकेट में L लिखा है तो ये केमिकल वाटर क्या होता है? लिक्विड है। ब्रैकेट में G लिखा हो या ऐसे ऊपर की तरफ एरो बनी हो तो वो चीज गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस। 2 और चीजें लिखता है। ब्रैकेट में लिख दिया AQ, इसका मतलब एक्वस, यानी पानी में सॉल्युबल है। वो जो केमिकल है अगर उसके बगल में AQ लिखा है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। कई बार ब्रैकेट में ये लिख देता, ये ध्यान से देखना, नई चीज मिली, PPT, इसका मतलब प्रेसिपिटेट। या तो PPT लिखा होगा या ऐसे डाउनवर्ड एरो बना होगा। इसका मतलब ये जो केमिकल है, यहां मान लो अगर लिख दिया PPT या डाउनवर्ड एरो, मतलब ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। प्रेसिपिटेट क्या? इनसॉल्युबल इन वाटर। एक्वस सॉल्युबल इन वाटर, प्रेसिपिटेट या डाउनवर्ड एरो इनसॉल्युबल इन वाटर। एक चीज और देख लो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें होती हैं उन सबको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के जो चीज होती है उन सबको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्लियर? केमिकल इक्वेशन ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, ये एक्वस, ये प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल, इधर जो रिएक्टेंट, उधर जो प्रोडक्ट। क्लियर? इससे सवाल नहीं आते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा, पर उसके पहले बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अगर मैं बोल दूं एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, तो भाई वो वैलेंसी याद की थी, वो सिंबल्स याद किए थे, सब भूल गए। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ये टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। मान लो मैं तुमसे बोलूं कि लेड नाइट्रेट लिख के दिखाओ, तो याद नहीं आ रहा, जल्दी से रिवाइज करते हैं। सोडियम
Na+1, पोटेशियम K+1, सिल्वर Ag+1, कॉपर Cu1 Cu+1, इन सब की वैलेंसी 1 है और प्लस है। अब 2 वाली देख लो, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन 2 यानी फेरस बोलते हैं इसको Fe2+, कॉपर 2 Cu2+, और क्या है लेड 2 Pb2+, बेरियम Ba2+, एल्यूमिनियम और फेरिक यानी आयरन की तीसरी वैलेंसी, ये किसमें Al3+, एल्यूमिनियम और फेरिक, आयरन की 2 वैलेंसी दिख रही हैं, एक कौन सी दिख रही है फेरस +2, एक दिख रही फेरिक +3। इतने ही याद करने हैं, जल्दी जल्दी, काफी तो आपको याद भी होंगे। पॉज करके एक बार इसको याद कर लो, कमेंट में लिख दो याद कर लिया, आसान हो जाएगा चैप्टर। नहीं भी याद करोगे तो हो जाएगा, कर लो यार, कर ले भाई, तुझको तेरी क्रश की कसम देता हूं मैं, कर ले कर ले, मेरे को भी दे रहा है, मेरे को याद है, तू कर ले भाई। अच्छा, कुछ ये भी याद करने हैं नेगेटिव वाले एनायन, इसमें एक ये याद रखना, क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, ऑक्साइड O2-, और याद कर लो नाइट्रेट NO3 1-, हाइड्रो ऑक्साइड OH1-, कार्बोनेट CO3 2-, सल्फेट SO4 2-। इतना याद कर लो पॉज करके, कसम है भाई तुमको उनकी। हाँ भाई, देख कसम दे दिया भैया ने, हाँ भाई अब कसम निभानी पड़ेगी, मास्टर ने कसम दे दी। चल सोडियम क्लोराइड सबसे पहले देखते हैं, तो सोडियम के लिए क्या लिखेंगे Na और +1, क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे Cl-1। जब ऊपर बराबर बराबर हो, देखो एक प्लस लिखा है मतलब 1, एक माइनस लिखा है तो उसका मतलब 1, बराबर बराबर हो तो काट देना और सीधा लिख देना क्या NaCl। जब भी ऊपर बराबर बराबर हो, 1 1 लिखा हो, 2 2 लिखा हो, 3 3 लिखा हो, काट देना। एल्यूमिनियम क्लोराइड Al की जरा देखो क्या है, 3+ है क्या, हाँ, और क्लोराइड Cl की क्या है -1। अब एक काम करो, बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चीज यहां आ जाएगी, ये चीज यहां, और प्लस माइनस को छोड़ दे तो क्या बन गया, Al के नीचे आ गया 1, लिखने की जरूरत नहीं 1, Cl के नीचे आ गया 3, AlCl3। 1 क्या लिखेगा भाई, 1 मतलब एक ही तो है, तो Al के नीचे 1, Cl के नीचे 3। फेरस सल्फेट, फेरस Fe क्या 2+ है, फेरस आयरन 2, ये Fe2+, सल्फेट देखो SO4 2-, बराबर बराबर है तो कट्टम कुट्टा खेल दे भाई, FeSO4। लेड नाइट्रेट, तो लेड देखो Pb2+ है, लेड ध्यान से देखो Pb2+, नाइट्रेट NO3 1-। अब भाई देख बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Pb के नीचे क्या आएगा 1 आएगा, और NO3 पूरे के नीचे क्या आ गया 2, ये NO3 पूरा, इसके बाद क्या आ गया 2, ये इधर गया ये इधर, Pb1 NO3 पूरे के साथ क्या आ गया 2, लेड नाइट्रेट। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना। एक कमेंट करके बताना फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला कमेंट करके बताना क्या है, सब लोग कमेंट करेंगे भाई तभी समझ में आएगा। हाँ, अब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन। जितनी तुम्हें दिक्कत होती थी ना बैलेंसिंग की, आज सब खत्म होने जा रही है। पहली बात यह है कि बैलेंसिंग है क्या, क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी सेम ऑन LHS एंड RHS, यानी हर एलिमेंट के जितने एटम हैं वो LHS RHS पे बराबर हो। इधर कितने A हैं 2, उधर कितने A है 1, इधर कितने B हैं 2, उधर कितने B हैं 1। तो अगर मैं यहां पे 2 लगा दूं तो देखो LHS में कितने A के एटम 2, RHS में भी 2, LHS में कितने B के एटम 2, RHS में भी कितने 2, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। पर CBSE 2025 में पूछा और वैसे भी पूछ लेता है एग्जाम में कि बैलेंसिंग करनी क्यों है, बोर्ड में पूछता है व्हाई बैलेंस। इसलिए बैलेंस करते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इधर का जो टोटल मास है वो इधर के टोटल मास के बराबर होना चाहिए, इसीलिए हर एलिमेंट के एटम्स बराबर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, मान ले ए के एक एटम का मास 2 ग्राम है तो 2 एटम का मास कितना हो गया 4 ग्राम। बी के एक एटम का मास मान लेते हैं 3 ग्राम है तो 2 एटम का कितना हो गया 3 दूना 6 ग्राम। यहां पे आओ, ए के एक एटम का 2, बी के एक एटम का 3, 2 3 5 और 5 दूनी 10। अब मास ऑफ प्रोडक्ट 10 ग्राम, मास ऑफ रिएक्टेंट 10 ग्राम, इसीलिए बैलेंस किया जाता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। पर यह भी क्यों होना चाहिए, क्यों मास बराबर हो दोनों तरफ, इसलिए ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है,
मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हो जाएगा, पढ़ा होगा ना, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसलिए बैलेंसिंग की जाती है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। चलो भाई, अब हम लोग बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। कोई भी रिएक्शन आपको बैलेंस करने को आए तो आपको एक नियम पकड़ना है। एनसीईआरटी में नियम दिया है हिट एंड ट्रायल, कि तुक्का मार दे बैलेंस हो जाएगा, नहीं, मास्टर तुक्का नहीं सिखाएगा, मास्टर आपको एक मेथड सिखाएगा और उस मेथड से हर एक रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। चल मेथड क्या है, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करो, दोनों तरफ मेटल को बराबर करो। मेटल क्या हो गया, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, लेड, मैग्नीज, बैरियम, ये सब जहां भी दिखे सबसे पहले इसको बैलेंस कर दो, बराबर कर दो। कोई टेबल एबल कुछ नहीं बनाएंगे हम, सीधा मेथड से धुआं उड़ा देंगे भाई, गन शॉट है ये। सबसे पहले मेटल, इसके बाद बैलेंस करो नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, फिर इसको बैलेंस करो। इन दोनों के बाद बैलेंस करो ऑक्सीजन को और लास्ट में बैलेंस करो हाइड्रोजन को, और ये रिपीट करते रहो जब तक दोनों तरफ बैलेंस ना हो जाए। क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल, ये सारी चीजें में से कुछ दिख जाए, फिर नॉन मेटल, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ये सब कुछ दिख जाए, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर रिपीट। चलो प्रैक्टिस करते हैं, समझ में आएगा। ये वाले रिएक्शन लो। सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, मेटल। इसमें मेटल कहां है, मेटल कौन सा है, कौन सा है, आयरन मेटल है। इधर एक आयरन, इधर कितने, 3 आयरन। अगर मैं यहां पे 3 लगा दूं तो मेटल बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल। क्या क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर कुछ है इसके अंदर, नहीं, कोई नॉन मेटल नहीं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम अलग देखते हैं, और कोई नॉन मेटल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। अब आ जाओ, यहां कितने ऑक्सीजन, 4, यहां कितने ऑक्सीजन, 1। क्या इसके आगे 4 लगा दूं तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, ठीक। ऑक्सीजन के बाद क्या है, हाइड्रोजन। यहां कितने हाइड्रोजन, 4 दूनी 8, इधर कितने हाइड्रोजन, 2। अगर यहां पे 4 लगा दूं, क्या ये बैलेंस हो गया? एक बार चेक कर लो, आयरन 3 3 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 4 4 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 4 दूनी 8 बैलेंस हो गया। ये वाला खुद से ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। चलो पॉज करके ट्राई कर लो। चलो भाई स्टार्ट करें। सबसे पहले मेटल, यहां पे मेटल कौन है, ये रहा एल्यूमिनियम, ध्यान से देखो, वो एल्यूमिनियम मेटल। यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। क्या इसके आगे 2 लगा दूं, ठीक है, बैलेंस्ड। नेक्स्ट नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है, कौन है, कौन है, क्लोरीन। यहां कितना क्लोरीन, 1, यहां कितना क्लोरीन, 2 तिहाई 6, इधर 6 है, इधर 1 है, यहां पे सीधा 6 लगा देते हैं, बैलेंस्ड हो गया। तो एल्यूमिनियम 2 2 बैलेंस्ड, क्लोरीन 6 6 बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 1, देखो 3 उधर 1, यहां पे अगर मैं 3 लगा दूं तो बैलेंस्ड हो गया, हो गया। नेक्स्ट कौन है, हाइड्रोजन। इधर कितने हाइड्रोजन, 6, इधर कितने हाइड्रोजन, 3 दूना 6, देखो सब बैलेंस्ड है। ध्यान से देखो, 2 एल्यूमिनियम बैलेंस्ड, 6 क्लोरीन, 2 तिहाई 6 क्लोरीन बैलेंस्ड, 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन बैलेंस्ड, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। बोलो क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये वाला खुद से पॉज करके ट्राई करो। चलो भाई, सबसे पहले मेटल, मेटल कौन है इसके अंदर, कॉपर। यहां पे 2 कॉपर, यहां पे 2 कॉपर, यहां पे 1 ही कॉपर है, तो 2 2 4, तो क्या यहां पे 4 लगा दूं, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है, सल्फर है। सल्फर यहां पे 1, यहां पे 1 बैलेंस्ड। अब तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन, यहां पे कितना ऑक्सीजन, 1, यहां पे कितना ऑक्सीजन, 2, इधर ज्यादा हो गया, इधर कम है, यानी इसके आगे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो 2 ऑक्सीजन बैलेंस्ड, पर अब ध्यान दो, जैसे ही इसके आगे 2 लगाया, कॉपर खराब हो गया भाई, कॉपर चेंज हो गया, इधर 2 दूनी 4 और 2 6, और इधर कॉपर 4 रह गया। तो जब भी कुछ बिगड़ जाए तो वापस स्टेप 1 से स्टार्ट करना। इसलिए यहां पे देखो एक चीज लिखी हुई थी, यहां पे देखो एक चीज लिखी थी, रिपीट अंटिल ऑल एटम बैलेंस। कहीं पे भी कुछ बिगड़ रहा हो ऊपर का, तो वापस जाके चेंज करो। यानी जैसे ही मैंने यहां 2 लगाया, वैसे ही कॉपर बिगड़ गया, 2 दूनी 4 और 2 6, यहां 4 है। तो अब फिर से वापस स्टार्टिंग से चलेंगे। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, 2 दूनी 4 2 6, यहां पे 6 लगाया। अब वापस नॉन मेटल चेक करो, सल्फर यहां पे 1, यहां पे 1 बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन चेक करो, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, पूरी इक्वेशन बैलेंस। जैसे ही कुछ बिगड़े वापस स्टेप 1 से स्टार्ट कर देना। चलो अगला वाला देखते हैं, ये रिएक्शन। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें 2 मेटल है, बेरियम भी है, एल्यूमिनियम भी है।
किससे शुरू करे, किसी से भी शुरू कर, सेम आंसर आएगा। मैं बेरियम से शुरू करता हूं, इधर एक बेरियम, इधर एक बेरियम, बैलेंस्ड। नेक्स्ट दूसरा मेटल पकड़ना होगा, एल्यूमिनियम। यहां पे 2 एल्यूमिनियम, वहां पे एक ही एल्यूमिनियम है, तो यहां पे मैंने 2 लगा दिया, बैलेंस्ड। दोनों मेटल बैलेंस्ड हो गए, बेरियम एक एक बैलेंस्ड, एल्यूमिनियम 2 2 बैलेंस्ड। अब नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है इसके अंदर, क्लोरीन भी है, सल्फर भी है। तो पहले मैं क्लोरीन को पकड़ लेता हूं, यहां 2 क्लोरीन, वहां पे 6, देख यहां 2 क्लोरीन, वहां पे 2 तिहाई 6। मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्या इसके आगे 3 लगा दूं, सही हो गया, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6। पर फिर से इसके आगे 3 लगाते ही मेटल बिगड़ गया, जैसे ही कुछ बिगड़े स्टेप 1 से फिर शुरू करो। तो स्टेप 1 क्या था, मेटल। यहां पे 3 बेरियम, यहां पे भी क्या लगा दूं, 3 बेरियम, बैलेंस्ड। दूसरा मेटल एल्यूमिनियम, यहां पे 2 एल्यूमिनियम, वहां पे 2 एल्यूमिनियम, बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्लोरीन, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, बैलेंस्ड। नेक्स्ट दूसरा नॉन मेटल सल्फर, यहां पे 3 सल्फर, यहां पे भी 3 सल्फर, बैलेंस हो गया अपने आप। नेक्स्ट ऑक्सीजन, यहां पे 4 3 12, बाहर है तो मल्टीप्लाई, 4 3 12 ऑक्सीजन, और यहां पे 3 4 12 ऑक्सीजन, सबका सब बैलेंस्ड है। 3 बेरियम 3 बेरियम, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, 3 सल्फर 3 सल्फर, 3 चौके 12 ऑक्सीजन, 3 चौके 12 ऑक्सीजन। लास्ट वाला देखो, ये सीबीएसई 2025 में आया है, और आप लास्ट ईयर के मेरे लेक्चर उठा के देखना, मैंने कई बार बोला था कि ये रिएक्शन किसी ना किसी फॉर्म में आता ही है, और इसकी बैलेंसिंग भी प्रैक्टिस करा के याद करा के भेजी थी और बोर्ड में आ गया। तो बेटा जो मैं बताऊंगा वही बोर्ड में आएगा, जो बोर्ड में आएगा वो मैं नहीं बताऊंगा, हाँ उल्टा होगा इसका, जो मैं बताऊंगा उसमें से आएगा। और स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले मेटल, यहां पे एक लेड है, यहां पे एक लेड है, बैलेंस्ड। नेक्स्ट नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन सा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बाद में करते हैं अपन। यहां पे 2 नाइट्रोजन, यहां पे एक ही नाइट्रोजन है, तो क्या यहां पे 2 लगा दूं, देखो यहां पे 2 नाइट्रोजन, तो यहां पे 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन पकड़ते हैं, यहां 2 3 6 ऑक्सीजन, और यहां 1 2 दूनी 4 2 6, 2 दूनी 4 2 6 1 7 ऑक्सीजन है इस तरफ, 2 दूनी 4 2 6 1 7, और यहां पे 2 3 6। इधर ऑक्सीजन बढ़ानी पड़ेगी, कैसे बढ़ाएं, एक ही तरीका है, इसके आगे मैं 2 लगा दूं, इससे काफी ज्यादा बढ़ गई, पर कोई ऑप्शन नहीं था, मैं इससे कम तो बढ़ा भी नहीं सकता, कम से कम 2 तो लगाना ही पड़ेगा सामने, इधर कम पड़ गई ना, उधर ज्यादा थी, तो 2 लगा दिया। अब 2 लगाने से वही प्रॉब्लम हुई कि पुराना सब खराब हो गया, तो शुरू से शुरू करते हैं, है ना, लेड के आगे 2 लगाए ना, सब खराब हुआ होगा। फिर से मेटल, लेड, यहां पे 2 लेड, यहां पे 1 लेड, तो यहां पे मैं 2 लगा देता हूं, बैलेंस्ड। स्टार्टिंग से शुरू किया, फिर से यहां 2 लेड 2 लेड, बैलेंस्ड। नेक्स्ट नॉन मेटल नाइट्रोजन, यहां पे 2 पहले से था, 2 सामने लग गया, तो 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, और यहां पे 2 नाइट्रोजन, तो सही करना पड़ेगा इसको, सही कर लेते हैं। यहां पे मैं इसको 4 लिख लूं, बोलो सही है, 2 2 4 नाइट्रोजन 4, लास्ट ऑक्सीजन 2 3 2 6 6 2 12, 12 ऑक्सीजन है इधर। इधर देखो 2 ऑक्सीजन, 4 2 8 और 2 10, 4 2 8 2 10 और 2 कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड हो गया। अब एक बात सुनो, ये रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बैलेंसिंग के लिए नहीं, हमें ये रिएक्शन डिटेल में भी पढ़नी है, डीकंपोजिशन के अंदर पढ़ते हैं हर बार, इसीलिए इस रिएक्शन में कोई एक कोफिशिएंट याद कर लो, कोई एक चीज याद कर लो, NO2 याद रख लो 4 होगा, रट लो, NO2 कितना होगा 4। NO2 जैसे ही आपने 4 याद कर लिया, पूरी रिएक्शन खुद से बैलेंस हो जाएगी अपने आप। तो ऐसा हम करते हैं बैलेंसिंग में, जो इस तरह की रिएक्शन होती है कुछ कुछ याद भी कर लेते हैं यार, काम आती है, यही तो गनशॉट का फायदा है कि NO2 पे 4 होता है, जब भी वाली रिएक्शन दिखे, लेड नाइट्रेट से PbO NO2, तो NO2 पे 4 लगा देंगे, जैसे ही NO2 पे 4 लगाएंगे बाकी सब खुद बैलेंस हो जाएगा, एक फिक्स कर दिया सब बैलेंस। ठीक है, सिखाऊंगा मैं ये सब भी आपको। चलो और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सीबीएसई 2025 का सवाल देखो क्या पूछ रहा है, अभी लास्ट ईयर ही आया है, कह रहा है कि इस रिएक्शन में आप वैल्यू निकालो PQRS की, AL के आगे P है, इसके आगे Q, इसके आगे R, इसके आगे S, इसकी वैल्यू बताओ। तो पॉज करके इसको सॉल्व करके कमेंट कर दो यार, हलवा है। स्टार्ट करते हैं, मेटल, यहां पे कितना मेटल, 1, यहां पे 2, तो यहां पे 2 लगा दिया। नॉन मेटल कोई है नहीं। नेक्स्ट ऑक्सीजन, यहां पे 1 ऑक्सीजन, यहां पे
3 ऑक्सीजन, यहां पे 3 लगा दिया, बैलेंस। नेक्स्ट हाइड्रोजन, 3 2 जा 6, यहां पे 2 लिखा है, 3 लगा दें, 3 2 जा 6, बैलेंस हो गया। वैल्यू बताओ, P ये है मेरे ख्याल से, Q ये है, R ये है, S ये है। तो P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3, R के नीचे कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं का मतलब 1 हो गया, और S की वैल्यू हो गई 3। बोलो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो सीबीएसई 2023 का सवाल, हलवा एकदम वही है। इसमें भी क्या, इस रिएक्शन में एक्स वाई जेड निकालना है। ये रिएक्शन भी किसी ना किसी फॉर्म में आपके बोर्ड में आएगी ही आएगी, प्री बोर्ड में, बोर्ड में आती है। बहुत सारे सेट बनते हैं पेपर के, किसी ना किसी में डेफिनेटली होती है। आओ इसको भी बैलेंसिंग समझ लें। इसमें अगर याद करना है तो याद रखो HCl 4 पे बैलेंस होता है। कुछ 2 ही 3 ज्यादा रिएक्शन नहीं बताऊंगा, कुछ MnO2 वाले में HCl 4 पे बैलेंस होता है। छोड़, सॉल्व करते हैं ना, क्या टेंशन है, चल सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। Mn एक बैलेंस्ड। नेक्स्ट नॉन, भाई सबसे पहले मेटल, मेटल Mn है, एक बैलेंस्ड। नेक्स्ट नॉन मेटल कौन, क्लोरीन, यहां पे 1, यहां पे 2 और 2, कितना हो गया 4, तो यहां पे लगा दिया 4। नेक्स्ट ऑक्सीजन, यहां पे 2, वहां पे 1, यहां पे 2 दिख रहा है, वहां पे 1, तो यहां पे 2 लिख दिया। नेक्स्ट हाइड्रोजन, यहां पे 4, यहां भी 2 दूनी 4, सब बैलेंस हो गया। चेक कर लो, 1 Mn, 4 क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन बैलेंस्ड। वैल्यू किसकी पूछी है, x, क्या x यही होगा HCl के सामने जो है, y जो H2O के सामने है, z जो Cl2 के सामने, Cl2 के सामने कुछ नहीं है तो क्या लिख दे 1। ये हो गई XYZ की वैल्यू, 4 2 1। क्लियर। चल अब देख सीबीएसई 2025 में क्या पूछ रहा है, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्यों बैलेंस करते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। वो लॉ बताओ, कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टेट कर दो लॉ को, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, इसको बोलते हैं लॉ को स्टेट कर दिया। मैंने कहा था ना ये पूछ लेता है, और ऐसा नहीं कि 2025 में पूछा तो पढ़ा रहा हूं, लास्ट ईयर भी नोट्स में पढ़ा रखा है सेम टॉपिक। अच्छा अब कह रहा है इस रिएक्शन को बैलेंस करो, कर लोगे आप, चलो ये वाला मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको बैलेंस करो, कर ले क्या अपन, चलो मेटल, इधर 1 जिंक, इधर 3 जिंक, आप ट्राई कर लो खुद से पॉज करके, तो यहां पे 3 लग जाएगा। नेक्स्ट नॉन मेटल है P, फॉस्फोरस, यहां पे 1 फॉस्फोरस, यहां पे 2 फॉस्फोरस, तो यहां पे लगा दूं 2। नेक्स्ट ऑक्सीजन, 2 चौके 8, इधर भी 2 चौके 8 बराबर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, 2 तिहाई 6, यहां पे 2 है, इसके आगे 3 लगा दूं, 3 2 जा 6, 2 3, सब बैलेंस्ड हो गई। 3 जिंक बैलेंस्ड, 2 फॉस्फोरस बैलेंस्ड, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन बैलेंस्ड, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। बोलो क्लियर है, कोई टेबल कुछ नहीं, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हर एक क्वेश्चन सॉल्व, और कहीं बिगड़ जाए तो शुरू से शुरू कर। तो भाई ये थी सारी बैलेंसिंग। इसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहां से सवाल जनरली बोर्ड में आते नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जनरली यहां से सवाल नहीं मिलते हैं बोर्ड में। क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो फैक्ट्स देखने को मिल सकता है, फैक्ट्स नहीं फैक्ट्स, FECTS। क्या, F मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब कुछ इनसॉल्युबल चीज मिल जाए हमें रिएक्शन में। दूसरा E मतलब इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कोई गैस निकल रही हो। तीसरी चीज C कि कलर चेंज हो जाए, C मतलब कलर चेंज हो जाए, हरे से नीला हो गया, पीले से हरा हो गया, तो रिएक्शन के अंदर कलर चेंज भी हो सकता है। चौथी चीज है T मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाए, यानी हीट बाहर निकल रही होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एब्जॉर्ब होगी टेम्परेचर घटेगा, तो टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है। चौथी चीज है S मतलब स्टेट में चेंज हो, रिएक्टेंट मान लो लिक्विड है, प्रोडक्ट में मान लो गैस बन गया, तो लिक्विड से गैस। तो ये फैक्ट है कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या देखने को मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, C कलर चेंज, T टेम्परेचर चेंज, S स्टेट चेंज। यहां से वैसे सवाल नहीं आते। आगे बढ़ते हैं, अब हमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। 4 तरह के केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए। यहां पे जैसे मैंने बना दिया सिंगल प्रोडक्ट C, 2 रिएक्टेंट मिले, इसको काट दो, एक सिंगल प्रोडक्ट C बन गया। या 3 रिएक्टेंट मिलकर
एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, x है ना, जैसे हमने बोला x प्लस वाई प्लस जेड और फाइनल आंसर आ जाए आपका s। एक सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बन जाए। क्या है? टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जिस रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करें, फाइनली एक ही प्रोडक्ट बने, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। एनसीईआरटी भी बताती है हमें। क्या होता है बेटा, हम मैग्नीशियम लेते हैं, ये लिया मैग्नीशियम का रिबन और उसको जला दिया आग में। जब जलाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो एयर से होती है वो मैग्नीशियम से कंबाइन कर जाती है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। साथ में क्या निकली, बहुत सारी हीट निकलती है। क्लियर है? हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको हमने जलाया, जब जला तो उसने एयर से क्या एब्जॉर्ब किया, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ में हीट। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये सफेद कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर, याद रखना होगा। साथ में हीट निकल रही। जिस रिएक्शन में बेटा हीट निकल जाए, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट बाहर निकल रही है तो हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। मैग्नीशियम बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, वेरी ब्राइट लाइट। जब ये जलता है तो बहुत जोर से रोशनी होती है, वेरी ब्राइट लाइट निकलती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है। जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है। नेक्स्ट, अ व्हाइट MgO पाउडर इन वॉच ग्लास। वॉच ग्लास मतलब ये कटोरा, इसमें क्या बनता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसा, व्हाइट पाउडर बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, व्हाइट पाउडर बनता है। नेक्स्ट, हीट एनर्जी रिलीजेस सो टेम्परेचर इंक्रीजेस। बहुत सारी हीट बाहर निकलती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है क्योंकि दोनों कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि हीट बाहर निकल रही। जब भी हीट बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रहेगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन किए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, किस रंग का, सफेद पाउडर, और हीट निकली, डेजलिंग व्हाइट लाइट निकलती है, व्हाइट पाउडर बनता है, हीट एनर्जी निकलती है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक भी है और कॉम्बिनेशन भी है। ठीक, देखो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए वरना नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। 2 mg 2 mg 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये, व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं तो इसको सैंड पेपर से घिसते हैं। घर में आपने देखा होगा, लेबर एबर आते हैं, लोहे के सामान को पहले एक पेपर से घिसते हैं, सैंड पेपर से, उसको रेगमाल कहते हैं, कुछ भी कह दो, सैंड घस घस घस। क्यों घिसते हैं बेटा हम इसको, क्योंकि हो सकता हो इसके ऊपर पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी हो, तो हम घिस के उस लेयर को साफ कर देते हैं। टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन। हो सकता हो पहले से उस पर कोई ऑक्साइड की लेयर हो, घिस के हम उसको साफ कर देते हैं। वाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर आई। जब उसको जला रहे हैं अपनी आंखों से दूर। क्यों? क्योंकि डेजलिंग व्हाइट लाइट, वेरी ब्राइट लाइट निकल रही है, और वो वेरी ब्राइट लाइट क्या कर सकती है, अगर बहुत देर आप उसको देख लिए और फिर थोड़ी देर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, होता है कि बहुत रोशनी में चले जाओ, थोड़ी देर बाद थोड़े से अंधेरे में जाओ, कुछ दिखाई नहीं, इसीलिए इसको डायरेक्टली देखना नहीं चाहिए। बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक तो हीट निकल रही है, एंड इट इमिट्स डेजलिंग व्हाइट लाइट सो ब्राइट दैट यू कैन नॉट सी फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर लुकिंग एट इट। इस पे देखने के बाद थोड़ी देर तक हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको डायरेक्टली देखना नहीं चाहिए। सवाल सीबीएसई 2025 क्या है, विच, देखो अभी आया है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। क्या सच नहीं है? इट बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, सच है। अ व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, सच है। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, झूठ है। कैसा है? एक्सोथर्मिक, हीट निकलती है। एंडो क्या होता है आगे पढ़ेंगे, एक्सो तो नहीं है, एंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है, कोई नहीं। चौथा पढ़ लो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, एक तो झूठ होगा, नॉट ट्रू, तो यही होगा, ऐसे भी समझ सकते हो। वैसे भी ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। चलो आगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्विक लाइम का रिएक्शन पानी में। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये याद रहना होगा आपको। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, दो चीज याद कर लो, एक है क्विक,
लाइम, लाइम आए तो कैल्शियम पकड़ लेना, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये पानी के साथ कंबाइन करता है तो बनता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम। देखो लाइम का मतलब कैल्शियम, स्लेग्ड में ध्यान से देखो, यहां पे लेक दिख रही है, लेक का मतलब पानी, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, पानी आ गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो क्विक लाइम जब पानी से रिएक्ट करती है तो दोनों कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके बनाते हैं स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इस रिएक्शन में भी क्या निकलती है, हीट, तो ये भी कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक भी हो गया। ठीक है, चलो क्या सबसे पहली चीज, राइज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों, क्योंकि हीट निकल रही है। इन्हीं में से सवाल आता है एग्जाम में, तो ये पॉइंटर्स याद रखना। दूसरी बात, क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, बहुत तेज रिएक्ट करती है, बहुत हीट निकालती है, विग्रसली, रैपिडली, स्पीडली, बहुत तेज गंदे से रिएक्ट करती है। वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, पानी धीमे धीमे डालना है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड में पानी धीमे 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 डालना है, क्यों, क्योंकि ढेर सारा पानी डाला और बहुत सारी हीट निकली तो भाई जिस बीकर में कर रहे हैं हम ये रिएक्शन वो फट जाएगा, इसीलिए वाटर एडेड स्लोली। एग्जाम में पूछ लिया क्यों पानी धीमे धीमे, बिकॉज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। अगर एक साथ वाटर ऐड कर देंगे तो बहुत हीट निकलेगी और बीकर बस्ट कर जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, CaO प्लस H2O कंबाइन किया, CaOH होल ट्वाइस, तो कॉम्बिनेशन तो है, दो चीज मिलकर एक बनी, साथ में ये एक्सोथर्मिक भी है, क्यों, क्योंकि हीट बाहर निकल रही। अच्छा, ये क्विक लाइम कहां इस्तेमाल होता है, याद रखना, सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, और स्लेग लाइम इस्तेमाल होता है घर में व्हाइट वॉश करने में, आगे ये भी पढ़ाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। क्विक लाइम कहां इस्तेमाल होता है, सीमेंट बनाने में, स्लेग लाइम आगे सिखाऊंगा कहां पे, व्हाइट वॉश में। रिएक्शन याद होनी चाहिए, CaO प्लस H2O कंबाइन किया, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट, बैलेंस्ड है, एक कैल्शियम, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, बैलेंस्ड। क्लियर है, क्विक लाइम CaO, स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड में लेक दिख रहा, लाइम का मतलब कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है बेटा व्हाइट वॉश वॉल। अब क्या होता है, जो स्लेग्ड लाइम बना था उसको हम क्या करते हैं, दीवार के ऊपर पोत देते हैं, है ना, स्लेग्ड लाइम को हम दीवार के ऊपर पोत देते हैं और पोतने के बाद 2-3 दिन छोड़ देते हैं। जब उसको 2-3 दिन हम छोड़ देते हैं तो वो स्लेग्ड लाइम क्या करता है, अगल बगल से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग्ड लाइम सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल, इट रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। हमने ऐसे पोत के छोड़ दिया, धीमे धीमे क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब करता जाता है। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, दोनों मिलके क्या बन गए, कैल्शियम कार्बोनेट बन गए, और यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या देता है, चमकीली चमकीली दीवार देता है। देखा होगा ना घर पे जब व्हाइट वॉश होता है, तो जब टाइम व्हाइट वॉश होता है दीवार गंदी गंदी दिखती है, तब तो चमकती ही नहीं है, क्योंकि व्हाइट वॉश करने के बाद क्या होता है, धीमे धीमे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता जाता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या देता है, चमकीली चमकीली दीवार देता है, साथ में वाटर निकल जाता है। CaCO3 is formed in 2-3 days on wall. This layer of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट gives shiny wall. तो इस तरह से शाइनी वॉल मिल जाती है। स्लेग्ड लाइम का इस्तेमाल किसमें होता है, व्हाइट वॉश वॉल में होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, एक है बर्निंग ऑफ कोल, कोल मतलब कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन किया, क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किए, क्या बन गया, वाटर, कैसा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CBSE 2023 सवाल क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व, बताइए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये तो नहीं पढ़ाया कॉम्बिनेशन में। बर्निंग ऑफ कोल, हाँ इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मीथेन, नहीं बेटा। डाइजेशन ऑफ फूड, नहीं, क्या पढ़ाया इसके अंदर, सिर्फ बर्निंग ऑफ कोल, इसके बाहर से सवाल नहीं आएगा, टेंशन ना ले।
नेक्स्ट जो तरीका है रिएक्शन होने का वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि दो केमिकल मिलकर एक प्रोडक्ट दे रहे थे। डीकंपोजिशन में इसका उल्टा हो जाता है कि एक चीज टूटकर दो बन जाती है। रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है? वन रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। एक रिएक्टेंट टूट जाएगा, जैसे ए, ये टूट के क्या बना दिया? बी और सी बना दिया। तो कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। कॉम्बिनेशन में दो चीज मिलकर एक नई चीज बना रही थी, इसमें एक चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा चीज बना देगी। वन रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, गर्म करने से क्या हुआ? ये टूट गया। टूटा तो क्या निकला? एक कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ भाग गया, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम। एक कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ भाग गया तो क्या बचा? CO2, तो क्या निकल गई? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसा रिएक्शन है ये? डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, क्विकलाइम इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, पहले भी बता चुके हैं। चलिए देखिए, CBSE 2024, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या होगा? कैल्शियम एक ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, बचेगा क्या? एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या होता है? क्विकलाइम होता है। भाई सीधा खेल खत्म हो गया। अब बात समझो, डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? डीकंपोजिशन रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट है और टूट के वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है कि नहीं? जब मम्मी पापा आपको तोड़ते हैं तो उनकी एनर्जी लगती है कि नहीं? तोड़ते हैं कि नहीं भाई? हम भी तोड़े गए थे घर पे, तुम भी तोड़े जाओगे। हम भी मारे गए थे, तुम भी मारे जाओगे। और जब मार पड़ती है तो उसके बाद फिर आंसू तो निकलते ही हैं, है ना? और फिर मम्मी पापा उस पर और मारते हैं, मम्मी तो और रोए तो और मारूंगी। पता नहीं ये कैसी बात है, अरे रो रहे मम्मी, अब चुप चुप, रोए तो और भड़ाक से फिर मारा। और गलती से उनकी चूड़ी टूट गई, अरे आप खुद से मार रहे थे, आपकी चूड़ी टूटी तो फिर और मारेंगी, चूड़ी तोड़ दी मेरी। और कहीं गलती से आपने हाथ लगा दिया मारते वक्त मम्मी को, ऐसे मम्मी रुको, माँ पे हाथ उठाएगा तू, इसी दिन के लिए पैदा किया है। तो एनर्जी लगती है भाई किसी को तोड़ने में। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी लगती है। तीन तरह से हम एनर्जी दे सकते हैं। पहला, हीट के फॉर्म में एनर्जी दे दें। जब हीट के फॉर्म में एनर्जी देंगे तो थर्मल डीकंपोजिशन होगा। दूसरा, हम इलेक्ट्रिसिटी, करंट लगा के एनर्जी दें, करंट लगा के तोड़े किसी को करंट लगाएं टूट जाए। जब करंट लगा के तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। तीसरा, हम किसी को रोशनी से तोड़ दें, लाइट भी तो एनर्जी होती है, सूरज से जो लाइट आ रही है वो भी तो एनर्जी है। हम किसी को लाइट से तोड़ दें तो हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। परेशान मत हो, तीनों को डिटेल में पढ़ना है हमें। तो या तो हीट से तोड़ेंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी करंट से तोड़ेंगे, या तो रोशनी से तोड़ेंगे। एनर्जी चाहिए होगी तोड़ने के लिए। जब हीट से तोड़ा तो थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, लाइट से तोड़ा तो फोटोकेमिकल। एक एक को अब डिटेल में पढ़ते हैं, यहां से सवाल भी आते हैं। पहला है थर्मल डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मतलब एक टूटकर दो या दो से ज्यादा बने। थर्मल डीकंपोजिशन या थर्मोलिसिस का मतलब किससे तोड़ा? हीट से तोड़ा। इसमें ये वाला एग्जाम्पल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हर साल आता है। क्या? हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं, ये दिख रहा है, हरे रंग का क्रिस्टल होता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो टूटेगा। किसी चीज को हीट किया तो थर्मल डीकंपोजिशन, तो ये टूटता है। टूट के क्या क्या बनता है याद रखना होगा। पहला, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये बड़ा आसान है, SO2 और SO3, सल्फर से दो ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। देखिए ये बैलेंस्ड भी है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हमने हीट किया, किस रंग के थे? ग्रीन रंग के थे। हीट करने के बाद जो पाउडर बन के आया फेरिक ऑक्साइड किस रंग का है? रेडिश ब्राउन रंग का है। और गैसेस निकली सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकली। तो ये रिएक्शन और कलर हमें याद होने चाहिए। क्या है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल हरे रंग के,
हीट किया, टूटे, फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन, SO2 और SO3। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। पहली बात, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर, सही बात है। ऑन हीटिंग इट लूजेस वाटर एंड चेंजेस टू व्हाइट कलर। तो बेटा सीधा ये ग्रीन से रेड नहीं बनता, और ये बोर्ड में पूछा हुआ है, सीधा ग्रीन से रेड नहीं बनता। ये रिएक्शन पहले याद कर लो, हाँ याद करनी पड़ेगी भाई। पहले ये ग्रीन से बनता है व्हाइट, फिर जब और हीट करते हैं तो व्हाइट से बनता है रेड। यही बात यहां पे लिखी हुई है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर, ऑन हीटिंग इट लूजेस वाटर एंड चेंजेस टू व्हाइट। पहले व्हाइट कलर में बन जाता है। ऑन फर्दर हीटिंग फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। बाद में कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। साथ में SO2 और SO3। अब सुनो, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, मैच स्टिक, माचिस जब जलाते हो महक नहीं आती है? माचिस लाके बड़ी खूबसूरत महक सर, नशा तो नहीं करते हो माचिस जला के? माचिस जला के मजा आ रहा है। हाँ, तो जो मैच स्टिक की, जो बर्निंग मैच स्टिक की जो महक होती है, माचिस, जली हुई माचिस की महक, वो महक आती है इस रिएक्शन से। वो किसकी महक है? जले हुए सल्फर की, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। स्मेल ऑफ SO2, सफोकेटिंग अडर या पंजेंट स्मेल। ये स्मेल कैसी होती है? सफोकेटिंग। अगर माचिस जला के थोड़ी देर नाक के पास बुझा के, जैसे जलाया, बुझा के जो धुआं आता है वो नाक में थोड़ी देर, नाक के पूरे बाल ऐसे एकदम जलने लगते हैं ना। हाँ, सर कैसी गंदी बातें कर रहे हो। गंदी क्या, बायोलॉजी है, नाक में बाल होते हैं, उसका भी अपना काम होता है। तो वो जलने लगते हैं। तो कैसी है? सफोकेटिंग, पंजेंट अडर आती है इस रिएक्शन में। पूछ सकता है बोर्ड में, कैसी स्मेल है? सफोकेटिंग, मैच स्टिक जैसी। अच्छा, SO2 और SO3 जो निकलते हैं ये एयर पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और ये एसिडिक इन नेचर है। ये दोनों का नेचर कैसा है? एसिड का नेचर है, एसिड का नेचर है। तो अगर इनका मॉइस्ट सॉल्यूशन ले तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। ये सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, एसिड बेसिस सॉल्ट, परेशान ना हो। पर अगर इसको मॉइस्ट सॉल्यूशन में ले, पानी में ले ले, तो ब्लू लिटमस को रेड, इसीलिए एसिडिक इन नेचर। अच्छा, ये रिएक्शन कैसा है? थर्मल डीकंपोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकली तो एक्सोथर्मिक, और हीट एब्जॉर्ब हो गई तो एंडोथर्मिक। यहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट ले रहा है। तो जब भी कोई रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करता है तो बन जाता है एंडोथर्मिक, और हीट को रिलीज करता है तो एक्सोथर्मिक। बेटा जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन, जितने भी, सब में तोड़ना होता है। डीकंपोजिशन मतलब एक चीज टूट के 2 या 3 चीज बनेगी। यहां 3 बना। किसी चीज को जब तोड़ोगे तो हीट लगेगी, एनर्जी लगेगी। जितने भी आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन दिखेंगे सब एंडोथर्मिक होंगे, सब में एनर्जी लगती है। तो इसीलिए थर्मल डीकंपोजिशन भी है और एंडोथर्मिक भी है, क्योंकि हीट क्या हो रही है इस रिएक्शन में? एब्जॉर्ब हो रही है। हीट अगर रिलीज होती तो एक्सोथर्मिक बनता। ये देख लीजिए कैसे करना है। ये बबीता जी हैं, रिएक्शन कर रही हैं, आपकी भी होंगी बबीता। तो ये कैसे रिएक्शन कर रही हैं, इसमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान देना है कि आपने क्या लिया। यहां पे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट कर रही हैं। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर और योर सेल्फ। ये जो ट्यूब है, इसका जो माउथ है वो अपनी नाक की तरफ और पड़ोसी की नाक की तरफ ना करें, सिवाय अगर पड़ोसी से थोड़ी दुश्मनी हो तो थोड़ा सुंघा देंगे, ऐसे करके ले सुंघ ले। हाँ, तो भाई क्यों ना करें, क्योंकि ये एयर पॉल्यूटेंट गैस है, पंजेंट स्मेल है, परेशान करेगी, तो इसीलिए इसको थोड़ा दूर रखें। पर अगर स्मेल करनी भी हो गैस, क्यों करेंगे? टेस्ट भी तो करना है कौन सी गैस निकली। तो थोड़ा सा ऐसे वेव कर ले, ऐसे, हाँ, माचिस के जलने की महक, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वेफिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज, इसको थोड़ा थोड़ा वेव करना है, अपनी नाक और पड़ोसी की नाक की तरफ नहीं करना है। बोर्ड में पूछे क्यों नहीं करना है? क्योंकि SO2 और SO3 क्या है? पॉल्यूटेंट है, सफोकेटिंग स्मेल है, इसलिए नहीं करना। क्लियर है ये रिएक्शन? किसका एग्जाम्पल? थर्मल डीकंपोजिशन और एंडोथर्मिक हीट लग रही है। हरे रंग से क्या हुआ? पहले सफेद बना, फिर और हीट करने पे क्या हुआ? रेडिश ब्राउन बन गया, फेरिक ऑक्साइड। अच्छा ठीक है, आगे देखो यार। अब ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो कलर 2 बार चेंज हुआ। पहले नीले रंग से क्या बना? सफेद रंग, फिर सफेद से क्या बना? काला रंग बना। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है और ये बोर्ड में पूछता है, मैं हर साल पढ़ाता हूं, टेंशन मत लो। पहली चीज क्या है, हमारे पास होता है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल।
फेरस सल्फेट क्या था? FeSO4। हाइड्रेटेड मतलब उसमें पानी भी होता है, तो FeSO4.7H2O किस रंग का है? ग्रीन कलर का। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब इसमें पानी भी है। जब इस हरे रंग को हम हीट करते हैं फेरस सल्फेट के पानी वाले क्रिस्टल को, FeSO4.7H2O, इसको हीट करते हैं तो पहले इसमें से पानी बाहर निकल गया, 7H2O बाहर, क्या बचा? FeSO4। ये कैसा हो गया? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस भाई, हाइड्रस का मतलब होता है पानी, एनहाइड्रस बिना पानी का। ये किस रंग का है? सफेद रंग का है। अब एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो ये सफेद रंग का था और ये सफेद से किस कलर का हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। और ये वाली रिएक्शन, तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो एग्जाम में कभी कह दे कि दोनों स्टेप बताओ, तो भाई दोनों याद होनी चाहिए। FeSO4.7H2O क्या है? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, हीट किया, पानी बाहर, FeSO4। कौन सा कलर चेंज हुआ? हरे से सफेद, ग्रीन से व्हाइट हुआ पहले स्टेप। फिर ये FeSO4 क्या है? एनहाइड्रस, पानी खत्म हो गया। ये कैसा है? व्हाइट। इसको और हीट करेंगे, फेरिक ऑक्साइड, कैसी? रेडिश ब्राउन। और क्या? SO2 और SO3। देखो 2025 में सवाल भी आया है, क्या है? व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब? क्या बोला है? कौन से? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल, मतलब यहां से शुरू हुआ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो क्या ऑब्जर्व होगा कि पहले जो कलर है वो ग्रीन से व्हाइट होगा, फिर और हीट करने पे व्हाइट से रेड होगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल, कलर चेंजेस टू व्हाइट। ऑन फर्दर हीटिंग द कलर चेंजेस टू रेड। ये भी बता सकते हो कि कुछ गैसेस निकलेंगी विच आर पंजेंट इन स्मेल, सफोकेटिंग इन स्मेल, जिसकी स्मेल मैचस्टिक से जैसी स्मेल होगी, बर्निंग सल्फर की स्मेल। ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्व कर पाओगे? यही तो ऑब्जर्व कर पाओगे। एक तो कलर देख पाओगे, कलर क्या हुआ? हरे से सफेद से लाल। दूसरा आपको स्मेल आएगी, पंजेंट स्मेल। गिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और देख यहां पे एस लिखा है बोर्ड ने, उसको भी पता है 2 इक्वेशंस हैं ऑफ द रिएक्शन, यहां पे एस लिख दिया, रिएक्शंस दैट अकर, और यहां पे एस अकर्स, उनको पता है 2। तो यहां पे दोनों रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि पहले हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया, बहुत आसान है, FeSO4.7H2O, H2O बाहर कर दिया, FeSO4। फिर FeSO4 को जब हीट करेंगे तो Fe2O3, SO2 और SO3 निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सीबीएसई 2025 में एक और सवाल, लिस्ट द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डीकंपोजिशन रिएक्शन। पॉसिबल कौन कौन सी एनर्जी है जिससे डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा? एक, हीट से हो सकता है, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है, तीसरा लाइट से भी हो सकता है। तो पॉसिबल सोर्सेस क्या है? या तो हीट कर दो, या तो करंट लगा दो, या तो लाइट डाल दो। इलस्ट्रेट एनी वन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल, कोई एक दिखा दो। तो हमने एक हीट वाला दिखा दिया, क्या? थर्मल डीकंपोजिशन, हीट से करेंगे तो थर्मल डीकंपोजिशन, किसका? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का। तो FeSO4 लिया मैंने, ग्रीन रंग का, हीट किया, फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन, SO2 और SO3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। हमने लेड नाइट्रेट लिया, PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का रंग क्या है? सफेद। अब रंग वगैरह याद करने पड़ेंगे, किस रंग का है? सफेद रंग का। मैंने इसको हीट किया, हीट करके तोड़ा, गरम करके तोड़ा, गरम करेंगे टूटेगा टूटेगा टूटेगा। एक चीज निकली इसमें से PbO, लेड ऑक्साइड। फिर निकला इसमें से NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और निकल गई इसमें से ऑक्सीजन। तो 3 प्रोडक्ट बने। एक चीज को हीट से तोड़ा, गरम करके तोड़ा, कट 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 कट, क्या होगा? कट 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 कट, क्या होगा? क्रैकिंग साउंड सुनाई पड़ेगा। देखो क्या हुआ, गरम किया, टक 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 टक, क्या निकला? लेड ऑक्साइड। और गरम कर रहे क्या निकली? गैस, NO2 गैस। और क्या निकली? ऑक्सीजन गैस। 3 प्रोडक्ट बनते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसमें NO2 की बैलेंसिंग 4 याद कराई थी ना कि ये रिएक्शन आता है एग्जाम में। NO2 से बैलेंसिंग 4 याद कर ली, बाकी खुद से आप बैलेंस, इसीलिए मैं इसको याद करा रहा था। ये रिएक्शन में याद रखना, NO2 के पार क्या लगाना है? 4, बाकी तो अपने आप लग जाएगा। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस को हीट किया, क्या निकला? लेड ऑक्साइड। और क्या निकला? NO2। और क्या निकली? ऑक्सीजन गैस। अब कलर वगैरह समझते हैं।
जो लेड नाइट्रेट है वो सफेद रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है। जब इसको हीट करते हैं तो एक येलो रेसिड्यू मिलता है लेड ऑक्साइड का। क्या? येलो रेसिड्यू लेड ऑक्साइड का। एक गैस निकलती है जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स देती है, ब्राउन फ्यूम्स। क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस बनती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्रैकिंग साउंड कड़कड़ कड़कड़ कड़ सुनाई पड़ता है, ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के। कैसी स्मेल है? इरिटेटिंग स्मेल है इसकी भी। येलो सॉलिड रेसिड्यू मिलता है, ये येलो सॉलिड रेसिड्यू किसका? लेड ऑक्साइड का। NO2 जो गैस है वो कैसी है? एसिडिक इन नेचर, टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड। जितनी भी चीज बेटा एसिडिक होंगी, मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देंगी। अगले चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे, याद रखना एसिडिक। किसका एग्जाम्पल हुआ? थर्मल डीकंपोजिशन एंड एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि इसमें भी हीट दे रहे, जब हीट देंगे तो एंडोथर्मिक। याद रहेगा रिएक्शन? ठीक है। NO2 निकलती, O2 निकलती, लेड ऑक्साइड। किस कलर का लेड नाइट्रेट? व्हाइट। लेड ऑक्साइड येलो रेसिड्यू। क्या निकल रही? NO2 कलर ब्राउन फ्यूम्स। और क्या निकल रहा? ऑक्सीजन। क्लियर? किसका एग्जाम्पल? थर्मल डीकंपोजिशन एंड एंडोथर्मिक। रिएक्शन याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। CBSE 2024 क्या पूछ रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑब्टेन्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं? तो एक तो निकलता है लेड ऑक्साइड, येलो रेसिड्यू सॉलिड का, और निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ब्राउन फ्यूम्स, और क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस। तो ये ढूंढ लो कहां पे है। PbO, NO2 एंड O2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला तरीका है तोड़ने का। एक तो हीट से तोड़ा, हीट से तोड़ा तो क्या बोला? थर्मल डीकंपोजिशन। फेरस सल्फेट का पढ़ा, लेड नाइट्रेट का पढ़ा। अब है करंट से तोड़ना। इसमें एक ही पढ़ते हैं, पानी। पानी को अगर करंट लगा के हम तोड़े तो पानी क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो पानी का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करें, अगर करंट लगा के पानी को हम तोड़ने की कोशिश करें, क्या करना है? हम क्या यूज करेंगे? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट लगा के पानी को तोड़े तो कैसे टूटेगा? ये रहा वाटर, लिक्विड है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट लगाया तो हाइड्रोजन निकल आएगा और ऑक्सीजन निकल आएगी। फिर आप बैलेंस कर देना। ठीक है, पानी को तोड़ोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगी। अब बात है कि कहां पे निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक जग लेते हैं, एक मग लेते हैं, जो भी ले लो, प्लास्टिक का ले लो, इंसुलेटिंग है ना, जिसमें करंट ना आए, ऐसी चीज में पानी ले लिया। फिर हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब उल्टे करके डाल दिए, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डाल दिए। फिर हमने क्या किया, यहां पे हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ग्रेफाइट वगैरह का किसी चीज का हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं यहाँ पे। इस इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट की बैटरी से। अब सुनो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एनोड, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिसको कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक, याद रखना है, पॉजिटिव से जो कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव से जो कनेक्ट हुआ एनोड, नेगेटिव से जो कनेक्ट हुआ वो कैथोड। फिर हमने इसको गड़ 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 हीट किया। हीट करने में हमने देखा कि इस तरफ एनोड पे निकली ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे निकली हाइड्रोजन गैस। भाई इसमें करंट पास किया, करंट पास किया तो इसके अंदर से गैस बनी, गैस बनी। टेस्ट ट्यूब उल्टे रखे तो गैस बन बन के बबल बन के टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ आने लगी। भाई टेस्ट ट्यूब उल्टा रखा था, उसमें पानी था, गैस बन बन के पानी के ऊपर आने लगी। ठीक, एनोड पे क्या बनती है? ऑक्सीजन, कैथोड पे क्या बनती है? हाइड्रोजन। अब ये याद रखने का तरीका भी है, बहुत सिंपल। क्या? पाव, पाव खाते हैं, बर्गर पाव, उससे याद रहेगा। पाव, P का मतलब पॉजिटिव, A का मतलब एनोड, कौन पॉजिटिव होता है? एनोड। O का मतलब ऑक्सीजन। सिंपल है। देख, एनोड पे क्या बन रहा? ऑक्सीजन। एनोड कैसा है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकंपोजिशन, करंट से तोड़ना या इलेक्ट्रोलिसिस पानी का जब हम करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलते हैं। कैसे याद रखें कहां क्या निकलता है? पाव से, जो पाव खाते हैं, मिसल पाव है ना, पाव भाजी। पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। तो पॉजिटिव वाला कौन होता है? एनोड होता है। एनोड पे क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। तो अब दूसरा वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैथोड। कैथोड पे क्या बनेगी? हाइड्रोजन। याद रहेगा। इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है जरा समझो। यहां पे मैं पूछूं किस वॉल्यूम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा है, तो हाइड्रोजन के बाहर क्या लिखा है? 2, ऑक्सीजन के बाहर क्या लिखा है? 1।
तो वॉल्यूम क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? 2:1। याद रखिएगा, वॉल्यूम क्या है? 2:1 के वॉल्यूम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मतलब मैं यहां पे देखूं कि वॉल्यूम क्या होगा, तो ये कितना वॉल्यूम होगा? ये डबल होगा और ये उसका आधा होगा। 2:1, ये 2 होगा तो ये वॉल्यूम 1 होगा। ठीक है, अब देख लो वही चीजें लिखी हैं क्या? H2 गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड O2 गैस एट एनोड। याद रहेगा, पाओ पॉजिटिव, एनोड ऑक्सीजन। वॉल्यूम ऑफ गैसेस की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा? 2:1। एक चीज और होती है जो लास्ट ईयर आप देख लेना, किसी ने नहीं पढ़ाई थी इंटरनेट पे, मैंने पढ़ाई थी और बोर्ड में 2025 में सवाल आ गया था सीधा, और बच्चों ने कमेंट में भी ये बोला था, ये चीज सिर्फ आपने पढ़ाई थी इंटरनेट पे। क्या? वॉल्यूम का रेशियो हर कोई बताता है, मास का नहीं बताते कि क्या मास का रेशियो होगा। अगर इसको मैं वेट करूं, इस गैस का अगर मैं वेट करूं, अगर मैं इसका मास देखूं, तो मास का क्या रेशियो होगा? तो मास का रेशियो हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का 1:8 होगा। वॉल्यूम का रेशियो 2:1, मास का रेशियो 1:8। ये मास का रेशियो है और ये वॉल्यूम का। अब कह रहे हो इसका वॉल्यूम ज्यादा है, मास कम है, हल्की है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भारी भरकम होती है। ठीक है, तो 2:1 वॉल्यूम का रेशियो, 1:8 मास का रेशियो होता है। चलो आगे देखते हैं और क्या है। अगर हम एक बर्निंग कैंडल लेके आए, एक जलती हुई कैंडल लेके आए हम कैथोड पे और एनोड पे, तो हमें क्या क्या दिखेगा? पहले हम बर्निंग कैंडल लाए कैथोड पे। कैथोड पे कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। जब भी आप बर्निंग कैंडल, बर्निंग स्टिक हाइड्रोजन के पास लाते हो तो पॉप साउंड सुनाई पड़ता है। पॉप साउंड समझते हैं? देख, ये पॉप साउंड सुनाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील होती है, हाइड्रोजन फ्यूल होता है। तो जैसे आप बर्निंग कैंडल या एक बर्निंग स्टिक, मतलब अगरबत्ती एक जलती हुई ले आओ, कहां पे? कहां पे? कैथोड के पास, जहां हाइड्रोजन है। और मान लो यहां से थोड़ी सी हाइड्रोजन लीक भी हो रही होगी, तो जैसे ही हाइड्रोजन थोड़ी सी लीक हुई तो पप से जल जाएगी, और जैसी पप से जलेगी वो अगरबत्ती को या कैंडल को बुझा देती है। क्यों बुझाती है? क्योंकि हाइड्रोजन खुद तो जलती है पर सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं होती, तो खुद तो जलेंगे पर आग नहीं लगने देंगे। तो क्या है? पॉप साउंड हर्ड एंड कैंडल एक्सटिंग्विशेस, कैंडल बुझ जाती है। व्हाई? हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। खुद तो जलेगी तेजी से, धड़ से, पर इतनी तेज जली कि आग बुझ गई। कंबस्टिबल बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। नेक्स्ट मैं बर्निंग कैंडल लेके आया एनोड पे। एनोड पे कौन है? ऑक्सीजन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, पाव पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, एनोड पे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का क्या खेल है? ऑक्सीजन बढ़िया मस्त जलती है, ठीक है, मतलब खुद नहीं जलती है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है, सॉरी। कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली, रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। ऑक्सीजन क्या करती है? कहीं भी आग लगी हो तो उसको बढ़ा देती है। आपको पता होगा ना, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन सप्लाई रोक दो तो आग जलना बंद हो जाएगी। तो अगर मैं बर्निंग कैंडल यहां लाऊं एनोड के पास जहां ऑक्सीजन है, तो वो और लपक लपक के जलने लगेगी। अगर मैं अगरबत्ती लेके आऊं, अगरबत्ती देखिए ना, क्या बोला है? स्प्लिंटर, ग्लोइंग स्प्लिंटर। स्प्लिंटर क्या? वो देखिए, वो जो झाड़ू होती है, जो सीक वाली झाड़ू, मार खाए होगे उससे ना बचपन में, उसमें से एक सीक तोड़ लूं और उसमें आग लगा लूं तो ऐसे सुलगती रहेगी ना। अगर वो सुलगती हुई स्प्लिंटर यहां लेके आऊं तो भक्क से उसमें आग लग जाएगी। यानी रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, ऑक्सीजन आग लगाता है। कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली, ऑक्सीजन इज नॉट कंबस्टेबल, खुद थोड़ी जल रही है, बट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, कहीं आग लगी है तो उसको और बढ़ा देते हैं। हाइड्रोजन पॉप से जल के बुझा देगी, ऑक्सीजन और तेज आग लगा देगी। एक और पॉइंट, इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में प्योर वाटर इस्तेमाल नहीं होता, याद रखना। इस इलेक्ट्रोलिसिस में जो पानी आपने लिया है बेटा, ये कभी भी प्योर वाटर नहीं ले सकते आप, इट्स नॉट प्योर वाटर। अब प्योर वाटर क्यों नहीं ले सकते मास्टर? ये समझो, इट्स नॉट प्योर वाटर। प्योर वाटर क्यों नहीं लेते? प्योर वाटर इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता। अगर डिस्टिल्ड एकदम प्योर वाटर है ना, तो उसमें से करंट बहेगा ही नहीं। जबकि हम कहते हैं यार पानी में करंट बहुत तेज आता है, प्योर वाटर में बिल्कुल नहीं आता। तो इसीलिए हम प्योर वाटर नहीं यूज करते। प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर उसमें थोड़ा सा नमक पड़ा है, थोड़ा सा एसिड पड़ा है, तो वो मस्त कंडक्टर बन जाता है। सो अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड, द एसिड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट
एंड अलाउज द सोल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल समझो, एसिड डालने से प्योर वाटर कंडक्टिंग बन जाता है। वैसे ये भी पूरा लिख सकते हो, सिंपली ये भी लिख सकते हो, वी एड स्मॉल ड्रॉप ऑफ एसिड बिकॉज प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑन एडिंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ एसिड्स drops of acid it becomes good conductor। very simple, on adding small drops of acid it becomes good conductor। तो इसीलिए इसमें एसिड डालना पड़ता है। सवाल देखिए सीबीएसई 2023 का, while electrolyzing water before passing the current some drops of an acid are added। why? क्यों एसिड ऐड करते हैं बता चुका हूं। प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू मेक इट अ गुड कंडक्टर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट एसिड लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जांपल भी मिल गया, आर एडेड बिफोर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि एसिड की ड्रॉप ऐड करने से क्या होता है, क्या बन जाता है सोल्यूशन, गुड कंडक्टर। प्योर वाटर बहुत पुअर कंडक्टर है, इसीलिए थोड़ा सा एसिड डाल दो, गुड कंडक्टर बन जाएगा। नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट द एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड। तो पाव याद रहेगा, पॉजिटिव, एनोड ऑक्सीजन, तो एनोड पे कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है कैथोड पे क्या बनेगी, हाइड्रोजन। गैस लिबरेटेड एट कैथोड हाइड्रोजन, गैस लिबरेटेड एट एनोड ऑक्सीजन। वॉल्यूम का रेशियो क्या है बेटा, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1। वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, वॉल्यूम का 2:1। मास का पूछता तो 1:8। तो आप बता दोगे इन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, कैथोड का 2 और एनोड का 1। तो वॉल्यूम रेशियो आप लिख देना 2:1, या लिख देना कि कैथोड पे जो गैस बनी इट इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्टेन्ड एट एनोड, ऐसे भी लिख सकते हो, या कैथोड इज टू एनोड 2:1, जैसे भी लिख दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, लाइट से किसी चीज को तोड़ना, हीट से तोड़ा FeSO4 को, लेड नाइट्रेट को, फिर हमने करंट से तोड़ा वाटर को, अब लाइट से किसी चीज को तोड़े। बेटा लाइट से जब तोड़ते हैं तो हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन या फोटोलिसिस। इलेक्ट्रिक करंट से तोड़ा था तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। लाइट से तोड़ा तो फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन या फोटोलिसिस। देखो फोटो क्या होता है, लाइट के दो नेचर है, पार्टिकल भी है, वेव भी है। माना जाता है लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जिनका नाम है फोटोन। माना गया है लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है जिनका नाम है फोटोन, इसीलिए बोल दिया फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। जहां भी फोटो दिखे मतलब लाइट की बात। लाइट से तोड़ा, तो लाइट से तोड़ने के दो ही रिएक्शन है, एक सिल्वर क्लोराइड का, एक सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर क्लोराइड हमारा होता है सफेद रंग का, इसके ऊपर सनलाइट डाल दी हमने, रोशनी डाली हमने, जैसे ही रोशनी डाली सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा, टूट के क्या बन जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन। तो सिल्वर निकल गया और क्लोरीन, सिंपल, बहुत सिंपल था। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, किस रंग का है, सफेद रंग का। क्या होगा, सनलाइट डालने पे टूट गया, एक सिल्वर निकल गया, और क्लोरीन बेटा अकेले नहीं रहता है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में Cl2 के फॉर्म में रहता है, तो Cl2 फॉर्म में क्लोरीन आ गया। बैलेंस देख लो, हो गया, दो सिल्वर दो सिल्वर, दो क्लोरीन दो क्लोरीन। अब ये व्हाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड, जब इस पे आप सनलाइट डाल दो या लाइट डाल दो तो सिल्वर बन जाता है। सिल्वर देखा होगा ग्रे कलर का होता है ना, चांदी की आपने ज्वेलरी देखी होगी ग्रे कलर की होती है। सिल्वर क्लोराइड क्या था, व्हाइट, सिल्वर किस रंग का, ग्रे। क्लोरीन गैस निकलती है येलोइश ग्रीन है, ये ना एनसीईआरटी में है ना ये पूछता है, फिर भी मैं लिख दिया था एक एक्स्ट्रा, आप छोड़ सकते हो। ठीक, तो AgCl किस कलर का था, व्हाइट, उस पर लाइट पड़ी, क्या बना, सिल्वर ग्रे कलर का। एक सिमिलर रिएक्शन है, जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, वैसे ही AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड, एकदम सेम। इस पे सनलाइट डाली, टूट गया, क्या निकलेगा, Ag और ब्रोमीन गैस। ठीक है, सेम एकदम, क्या निकला, Ag और ब्रोमीन गैस। अब बेटा एक बात बताओ, जो सिल्वर क्लोराइड है क्या मैं उसको काले काले डिब्बे में नहीं रखूंगा? अगर मैं उसको नॉर्मल डिब्बों में रख दूं, प्लास्टिक के डिब्बों में, तो उस पर रोशनी पड़ेगी और सिल्वर क्लोराइड टूट के सिल्वर बन जाएगा। भाई हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं साइंटिस्ट लोग को सिल्वर क्लोराइड से काम होता होगा, तो सिल्वर क्लोराइड जब लैब में रखते होंगे तो ऐसे डिब्बों में रखते होंगे कि जिसमें लाइट ना आ पाए, क्योंकि लाइट आएगी तो टूट जाएगा। तो यही दिया है, दिस इज वाई AgCl एंड AgBr आर केप्ट इन ब्लैक कलर बॉटल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। इसको सनलाइट से हम बचा के रखते हैं, वरना AgCl कभी मिलेगा ही नहीं, हमेशा क्या होगा, टूट के सिल्वर मिल जाएगा।
दूसरी चीज, इसका यूज पूछता है बोर्ड में, इसका यूज है क्या, इसका यूज है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, दोनों का, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये हो गया लाइट से तोड़ना, दो ही रिएक्शन है, AgCl को तोड़ा Ag और Cl2, AgBr को तोड़ा Ag और Br2, व्हाइट कलर का AgCl, ग्रे कलर का सिल्वर। चलिए भाई क्वेश्चन देख लीजिए इसका, CBSE 2023 में सवाल आया हुआ है, 2023 में क्या पूछ रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिश, चाइना डिश कुछ नहीं बेटा, कटोरा, टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ग्रे हो जाती है, ठीक है। राइट द कलर ऑफ सिल्वर व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश, पहले सिल्वर, कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड होगा, राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड when it was kept in China dish. Silver chloride was white in color when kept in China dish. Name the type of chemical reaction taking place. क्या है, photochemical decomposition या photolysis. The type of reaction is photochemical decomposition reaction या photolysis. और क्या है, write the chemical equation for the reaction. AgCl सनलाइट से लिख दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या एरो के ऊपर सनलाइट लिख दो, क्या बन गया, सिल्वर और क्लोरीन। फिर क्या है, स्टेट वन यूज ऑफ रिएक्शन, इसका एक यूज बता दो, यूज क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, एक और बताओ, AgBr, द वन मोर केमिकल इज सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, नाम लिखना था, सिल्वर ब्रोमाइड विच कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। अब हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट replaces a less reactive element from its compound। मान लो यहां एक रिएक्शन है, यहां पे BC एक कंपाउंड है, हंसो नहीं ठीक, और A एक एलिमेंट है। अब A क्या करेगा, इस कंपाउंड के अंदर घुसेगा, B को रिप्लेस करके बाहर फेंक देगा और C के साथ खुद बॉन्ड बना लेगा। तो हम ये बोलेंगे कि A इज मोर रिएक्टिव देन B। A क्या है, B से ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर फेंक के खुद कंपाउंड बना ले। मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब बात आती है कि मास्टर हम और आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव है कि कम। तो इसके लिए देखो हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिससे पता चलता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम। इस सीरीज में जो सबसे ऊपर हैं वो है मोस्ट रिएक्टिव और जो सबसे नीचे हैं वो है लेस रिएक्टिव। ये मेटल्स हमें पढ़ने हैं। वैसे तो ये सीरीज और लंबी होती है, आप में से बहुत सारे मेटल गायब कर दिए, लिथियम गायब कर दिया, क्रोमियम गायब कर दिया, कोबाल्ट गायब कर दिया, निकल गायब कर दिया। डिटेल जो इसकी रिएक्टिविटी सीरीज है वो हम 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं। अभी छोटी वाली हम पढ़ते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नीचे कम रिएक्टिव। अब ये हमें मेटल सीक्वेंस में याद होने चाहिए, तो याद करने के लिए एक मेमोनिक कोड बना हुआ है। क्या है, कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। कुड़ी मतलब पोटेशियम, नाल सोडियम, कार कैल्शियम, मैंगो मैग्नीशियम, ऑल्टो एल्यूमिनियम, जिसको जिंक, फिर फेरस यानी आयरन, लेकर लेड, हम हाइड्रोजन, चले, चले क्या हो गया कॉपर, मथुरा मरकरी, साथ सिल्वर, घूमने गोल्ड। तो देखो यार ऐसे याद करो या ऐसे याद करो, याद तो करना पड़ेगा। अब ये कैसे याद कर सकते हो भाई, मान लो आपकी कोई फ्रेंड है और उसको घुमाने लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं, 12th क्लास वाले भैया के पास जाते हैं, कहते हैं भैया स्कूटर दे दीजिए, है ना, वो बंदी को घुमाने जाना है। पता नहीं तुम्हारी किस्मत तो ऐसी है नहीं, किसी किसी की क्लास में होती है। और उन लड़कों से तुम बहुत जलते हो, जो लड़के बहुत जल्दी लड़कियों से बात कर लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, कमेंट में बताना। मैं नहीं बोलेगा। तो भाई क्या करते हो कि भैया स्कूटर दे दीजिए, कहाँ जाएंगे घूमने। तो वही है कि कुड़ी के लिए कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। तो इस तरह से याद कर सकते हो, चाहो तो ऐसे याद कर लो। जैसे मुझे तो पूरी एक्टिविटी सीरीज याद है, क्या, लिखबा सरकाना मग अलमंजन क्रो फीको नीपब HCU HG AG AU PT। अब देखो ये इसमें है ही नहीं, प्लैटिनम PT जो लास्ट में बोला, लिखबा लिथियम, लिखबा बेरियम बा, सब गायब है। तो आप में बहुत छोटी है, आप चाहो तो ऐसे सिंपल याद कर लो, चाहो तो कुड़ी नाल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने। जो ऊपर है ज्यादा रिएक्टिव, नीचे है लेस रिएक्टिव। जो ज्यादा शक्तिशाली है वो कम शक्तिशाली को हटा देगा। कुछ समझ में आ रहा है ना, दुनिया ऐसे ही तो चलती है। वो वाला एग्जाम्पल याद हो रहा होगा ना, कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है
वो कमजोर पैसे वाले को हटा के खुद अपना रिश्ता बना लेता है। बेटा इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता है, जीवन में पैसा कुछ नहीं होता है। एक बात आप याद रखना, आपको दुनिया में किसी ने भी बेटा बोला हो कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसे से सब दुनिया नहीं चलती, बेटा आप देखना ये दुनिया आपको हमेशा जज करेगी कि आप कितने महंगे कपड़े पहनते हो, आप कितने महंगे घर में रहते हो, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, किस तरह के आप जूता पहनते हो, किस तरह के स्कूल आप जाते हो। मैं आपको एक बात बोलूं, इंसान बना था प्यार करने के लिए, पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए। ये दुनिया इंसान को इस्तेमाल करती है और पैसों को प्यार करती है। वाह वाह मास्टर, तुम तो शायर निकले। बेटा याद रखना, पैसा ही वो भाषा है जो सारी दुनिया समझती है। पैसा आते ही लोगों का आपकी तरफ व्यवहार और आपके लिए विचार दोनों बदल जाता है। किसी शादी में अगर आप जाइएगा तो देखिएगा, जैसे ही कोई पैसे वाला आदमी एंट्री मारता है ना, हर कोई उसके अगल बगल घूमता है, साहब आइसक्रीम खाएंगे, साहब फुल्की खाएंगे। ये नहीं फर्क पड़ता कि अच्छा है कि बुरा। तो यही यहां भी होता है, केमिस्ट्री में भी पैसे वाले का ही दबदबा है। आ जाइए, पहला है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपके लिए लिख दी है, थोड़ी देर आप याद भी कर लेना। देखते हैं जिंक कहां पे है, इसमें यहां पे है। कॉपर कहां पे है, इसमें यहां पे है। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, जो ऊपर हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले कमजोर होते हैं। ठीक है, अब बताओ जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, कॉपर को निकाल के बाहर फेंक देगा, क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन हमारे सिलेबस में हमें आनी चाहिए। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, बड़ा याद करना, ये चैप्टर ही ऐसा है। और जिंक सल्फेट होता है कलरलेस, ज्यादा नहीं है वैसे, देखो तो 10-12 रिएक्शन। कॉपर जो होता है बेटा वो रेड या ब्राउन कलर का होता है, आगे पढ़ेंगे इसको भी हम लोग। ये रिएक्शन हो गई। क्यों हुई रिएक्शन, अभी चलो याद मत करो, क्यों हुई रिएक्शन, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम है, तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट जिंक का रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो जिंक कहां है, ये रहा हाइड्रोजन। क्या जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हां उसके ऊपर है, ज्यादा पैसे वाला है, तो ये हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंक देगा, खुद अंदर घुस जाएगा, ZnSO4 और क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी इस रिएक्शन। जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंक दिया, हाइड्रोजन नीचे था। नेक्स्ट Fe प्लस CuSO4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब देखो आयरन को जरा ध्यान से देखो, आयरन कहां है, Fe कहां है, ये रहा। किससे रिएक्शन है, CuSO4, ये रहा कॉपर। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है, बताओ। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर है, ऊपर है तो नीचे वाले को निकाल के बाहर फेंक देगा, क्या बना लेगा, FeSO4 और क्या बन जाएगा, कॉपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे डिटेल में पढ़ने वाले ये हम लोग। नेक्स्ट है Cu प्लस PbSO4, आपको आ गया होगा, क्या बना देंगे सीधा इससे, CuSO4 प्लस Pb। बोलो क्लियर है, आगे बढ़ जाए, डन है। फंस गए बेटा तुम, अरे मेरे भाई तू फंस गया, ऐसे ही तो फंसाया जाता है, गलत है, ये रिएक्शन नहीं होगा, नहीं होगा ये रिएक्शन। जरा रिएक्टिविटी सीरीज तो चेक करो, तभी तो पढ़ाई थी रिएक्टिविटी सीरीज। ध्यान से रिएक्टिविटी सीरीज को देखो, कॉपर कहां है, कॉपर कहां है, कॉपर कहां है, कलर ले लेते हैं येलो। कॉपर कहां है, ये रहा कॉपर। लेड कहां है, लेड कहां है, ये रहा लेड। अब बताओ क्या कॉपर लेड से ज्यादा रिएक्टिव है कि कम, कम रिएक्टिव है। कॉपर कैसा है, लेड के कंपैरिजन में कैसा है, लेस रिएक्टिव है, नीचे है ना सीरीज में, देखो सीरीज देखो, कॉपर कहां है, कॉपर कहां है, नीचे, लेड कहां है, ऊपर, ये रहा लेड। ये तो कॉपर कैसे लेड को बाहर निकालेगा, कमजोर आदमी, गरीब आदमी कैसे निकालेगा, तो बेटा ये रिएक्शन नहीं होगा। खुद को थप्पड़ मार ले भाई, खुद से गलती कर दी तूने, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज इसीलिए पढ़ाई जाती है, पता करने के लिए कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन है, हमें याद रखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्या, एक्टिविटी 1.9 आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो हमने क्या किया, आयरन के नेल लिए, किसमें डाले, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाले। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर कैसा है, ब्लू। आयरन कहां होता है, कॉपर के ऊपर होता है, आयरन कहां होता है, कॉपर के ऊपर होता है। तो आयरन कॉपर को निकाल के बाहर फेंक देगा, कॉपर निकल के बाहर फेंक गया, आयरन अंदर घुस गया, FeSO4 बन गया। ये रिएक्शन बेटा आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। आयरन कहां है, कॉपर के ऊपर है, तो कॉपर को निकाल के बाहर फेंका, खुद अंदर घुस गया, FeSO4। अब कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है, ब्लू है। बाद में क्या बन गया, ये फेरस सल्फेट बन गया, FeSO4। इसका कलर थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, कैसा होता है, ग्रीन होता है। यहां पे क्रिस्टल नहीं, यहां पे एक्वस है, पहले क्रिस्टल था अब एक्वस है, तो लाइट ग्रीन, या कई बार एग्जाम में इसको पेल ग्रीन भी बोलते हैं, हंसेगा नहीं कोई।
क्या बोलते हैं, पेल ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर बोलते हैं। और क्या निकल गया, कॉपर। कॉपर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेड या ब्राउन भी चल जाएगा, रेडिश ब्राउन। तो अब इस रिएक्शन को लेके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया है। क्या एक्सपेरिमेंट है, जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। हमने एक ट्यूब लिया, ट्यूब में क्या है बेटा, इस ट्यूब में क्या है, CuSO4 का सोल्यूशन है, एक्वस CuSO4 का सोल्यूशन। ये किस रंग का होगा बेटा, ब्लू कलर का होगा। इसमें क्या टांग दी हमने, आयरन की नेल टांग दी, यानी इसमें क्या डाल दिया हमने, आयरन, Fe की नेल टांग दी। अब जब इसके अंदर आयरन डाल दिया तो इस नेल में क्या है, आयरन है। वो आयरन क्या करेगा, इस सोल्यूशन से कॉपर को हटाएगा और खुद सोल्यूशन में घुसता जाएगा। तो ये आयरन, ये देखो ये आयरन है, ये आयरन नेल, ये जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जाएगी तो क्या करेगी, कॉपर को बाहर फेंकेगी, खुद अंदर घुस जाएगी। सोल्यूशन क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट का बन जाएगा। तो देख थोड़ी देर बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग में ऐसा था, स्टार्टिंग में ऐसा था, बट आफ्टर सम टाइम रिएक्शन मिक्सचर कैसा हो गया, ऐसा। स्टार्टिंग में क्या था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, आयरन की लेन अंदर टांग के रखी थी, टांग के रखी थी। आयरन की लेन मतलब आयरन, आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाला, खुद अंदर घुस गया, FeSO4। सोल्यूशन क्या बन गया, ये सोल्यूशन क्या बन गया, FeSO4। तो कलर क्या हो गया, ग्रीन। तो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा कलर। अब बात आती है, जो इसमें से कॉपर निकला वो कहां गया, सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट, सोल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का। इसमें से जो कॉपर निकला वो क्या, वो कॉपर निकल के इस आयरन की नेल से चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा। ये कॉपर निकल के आयरन की नेल से चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा। और आप लास्ट में देखोगे आयरन की नेल आपको ऐसी दिखेगी, आयरन लेन टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कैसी हो गई आयरन की लेन, इस पे क्या डिपॉजिट हो गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया। इसीलिए ये कैसी दिखने लगी नेल आपको, नेल आपको किस कलर की दिखने लगी, रेडिश ब्राउन कलर की। क्लियर है। आयरन की नेल डाली कॉपर सल्फेट में, कैसा था, ब्लू। इसमें से आयरन अंदर घुसा, कॉपर बाहर निकला, आयरन अंदर घुसा, सोल्यूशन क्या बन गया, क्या बन गया, FeSO4। तो सोल्यूशन ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन। और ये जो कॉपर निकला सोल्यूशन से वो कहां गया, नेल पे चिपक गया, नेल पे कॉपर डिपॉजिट हो गया, पूरे नेल पे कॉपर, कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन, तो नेल भी रेडिश ब्राउन। याद रहेगा, कॉपर सल्फेट ब्लू से ग्रीन हो गया और कॉपर बाहर रेड कलर का। क्यों हो पाया, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इस पे क्या सवाल आया हुआ है, 2025 में ही सवाल आया है क्या। A student has dipped some iron nails in an aqueous solution of copper sulfate. After about 25 minutes, he would observe that the color of the solution has changed from, क्या हो जाएगा कलर ऑफ सोल्यूशन, पहले कॉपर सल्फेट था, इससे आयरन रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो कलर ऑफ सोल्यूशन ये ब्लू था और ये कैसा, लाइट ग्रीन, प्लेन पेल ग्रीन, ऐसा कुछ। तो क्या हो जाएगा, ब्लू टू पेल ग्रीन। सही है, लाइट ग्रीन लिखा हो, पेल ग्रीन, ब्लू टू पेल ग्रीन बन जाएगा। क्लियर है, ये बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब बताओ ये रिएक्शन होगा कि नहीं, जल्दी से आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखो, ये भी रिएक्शन पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये रिएक्शन होगा कि नहीं, बताओ मुझे। यहां से देखो जिंक कहां है, सभी इंपॉर्टेंट है बेटा, जितना पढ़ा रहे हैं इस लेक्चर से ही आएंगे सवाल। हाइड्रोजन कहां है, ये रहा। जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर है, ज्यादा रिएक्टिव। हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंक देगा, क्या बना लेगा, ZnSO4, और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस रिएक्शन की कुछ ऑब्जर्वेशन है। पहला, क्या मिली हमें, एक हाइड्रोजन गैस मिली। क्या मिली हमें, हाइड्रोजन गैस मिली। कैसी है, कलरलेस, अडरलेस, ना उसका कोई महक है ना उसका कोई रंग है। बर्न्स विद अ पॉप साउंड, बताया था ना, हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड। एंड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, एक बर्निंग कैंडल को बुझा देगा। क्यों, इट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। टेम्परेचर इंक्रीजेस, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो इस रिएक्शन में और क्या निकल रही होगी, साथ में हीट निकल रही होगी, हाईली एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूट एसिड इज यूज्ड बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कंसंट्रेटेड एसिड वुड मेक इट इवन मोर एक्सोथर्मिक एंड डेंजरस रिएक्शन। डाइल्यूट मतलब थोड़ा पानी मिला के, ये एसिड कैसे यूज करते हैं, डाइल्यूट, देखो एक्वस लिखा है, थोड़ा पानी मिला के एसिड यूज करते हैं। एकदम कड़ा कड़ा एसिड, यानी कंसंट्रेटेड, बिना पानी वाला एसिड नहीं लेते। क्यों, क्योंकि हीट निकल रही है, एकदम कंसंट्रेटेड लोगे, बहुत सारी हीट निकलेगी, बहुत सारी हीट निकलेगी, ये फ्लास्क फट जाएगा। तो यही लिखा है, डाइल्यूट एसिड इज यूज्ड बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कंसंट्रेटेड एसिड वुड मेक इट इवन मोर कंसंट्रेटेड, एकदम कड़ा एसिड। डाइल्यूट थोड़ा सा पानी मिला के हल्का, डाइल्यूट मतलब पानी मिला के हल्का कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सीबीएसई 2022। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म इन द रिएक्शन। डायग्राम देखो क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल्स, बोल रहे हैं बताइए कौन सी गैस निकलेगी, आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म इन द रिएक्शन। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 एक्वस, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक ग्रैन्यूल से। जिंक प्लस H2SO4 क्या होगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ZnSO4, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन, विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड। आगे बढ़ते हैं। लास्ट तरह का जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो अक्षय कुमार का आपने मीम सबने देखा होगा, घिसा पिटा बात है वो वाला, तो यही होता है इसमें, मतलब दोनों चीजें डिस्प्लेस हो जाएंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। वहां सिर्फ एक डिस्प्लेस होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये एक कपल है, ये एक कपल है, ये लोग एक दूसरे से बोर हो गए, ये लोग एक आजकल रिलेशन में बोर हो जाते हैं लोग भाई, तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं सिंपल। ये एक कपल था ए पे प्लस बी पे माइनस, ये एक कपल था सी पे प्लस डी पे माइनस, तो ये वाला प्लस इसके साथ जुड़ गया, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ, तो ए जाके जुड़ गया डी के साथ, बी जाके जुड़ गया सी के साथ, तो इसमें क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेस नहीं, एक्सचेंज हो गए। क्या चीज एक्सचेंज हो गई, आयंस बिटवीन रिएक्टेंट। एटम्स मत लिखना, कई बार एग्जाम में पूछता है क्या एटम्स एक्सचेंज हुए, बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूल एक्सचेंज हुए, बिल्कुल नहीं। क्या एक्सचेंज हुआ, आयंस एक्सचेंज हुए। आयंस मतलब पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो ए प्लस बी माइनस, सी प्लस डी माइनस, ये प्लस जाके जुड़ गया इस माइनस से, ये प्लस इस माइनस, तो एडी और बीसी बन गया। इसका एक एग्जाम्पल है Na2SO4 BaCl2। क्या हुआ देखो, अब इसको देखो कैसे तोड़ोगे, Na प्लस हो जाएगा सल्फेट पे माइनस, Ba प्लस हो जाएगा क्लोरीन पे माइनस, तो Na जुड़ गया Cl से, NaCl, SO4 माइनस जुड़ गया Ba से, BaSO4। इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल समझ में आया। NaSO4 Na पे प्लस, SO4 पे माइनस, BaCl2 Ba पे प्लस, Cl पे माइनस, तो ये वाला प्लस जाके जुड़ गया Cl से, ये वाला प्लस आके जुड़ गया SO4 से, तो BaSO4 NaCl। इसको आगे अभी डिटेल में ये रिएक्शन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे पढ़े नेक्स्ट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट के दो एग्जाम्पल पढ़ने हैं हमें। पहला है सोडियम सल्फेट का रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट का, सोडियम सल्फेट का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ। ये रहा सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस यानी पानी में, कैसा है, कलरलेस। दूसरा लिया बेरियम क्लोराइड एक्वस यानी ये भी पानी के अंदर है, कैसा है, कलरलेस। अब देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, Na जुड़ा Cl से, Ba जुड़ा SO4 से, Na जुड़ा Cl से, Ba जुड़ा SO4 से। खास बात क्या है, ये जो BaSO4 बनता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट शुरुआत से आपको बताया था क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इसमें क्या बना, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये देखो ये है, हमने क्या किया, इसमें सोडियम सल्फेट सोल्यूशन था, इसमें बेरियम क्लोराइड था, हमने दोनों को जब मिक्स किया तो हमने देखा क्लियर सोल्यूशन नहीं बना, क्लियर नहीं है सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये देखो नीचे एक इनसॉल्युबल सा व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, क्या है ये, बेरियम सल्फेट BaSO4, व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे जाके बन गया, क्लियर सोल्यूशन नहीं है। क्लियर है, Na जुड़ गया Cl से, Ba जुड़ गया SO4 से, BaSO4 क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन वाटर। और NaCl क्या है बेटा, एक्वस, एक्वस मतलब सॉल्युबल इन वाटर, ये तो सॉल्युबल है। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हुई, व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल को प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, बेरियम सल्फेट का व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन गया। डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल नहीं है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, और कौन सा रिएक्शन है, PPT, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या, जिसके अंदर दो एक्वस, एक्वस यानी सॉल्युबल, सॉल्युबल, एक्वस मतलब वाटर सॉल्युबल, एक्वस मतलब वाटर सॉल्युबल, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो सॉल्युबल सॉल्युबल चीजें मिले और एक इनसॉल्युबल चीज बन जाए, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यह है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हेन टू एक्वस सॉल्युबल सॉल्युबल सॉल्यूशंस, टू एक्वस सॉल्युबल सॉल्युबल सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म अ सेमी सॉल्युबल या इनसॉल्युबल सॉल्ट, या तो सेमी सॉल्युबल होगा या तो इनसॉल्युबल सॉल्ट, द सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ये क्या है, इनसॉल्युबल, इसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके सिलेबस में दो हैं,
और दोनों प्रेसिपिटेशन के एग्जाम्पल भी हैं। तो जहां दिखे डबल डिस्प्लेसमेंट आपके सिलेबस में, वहां दिखे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेट बना तो प्रेसिपिटेशन। व्हेन टू एक्वस सॉल्युबल सॉल्यूशंस रिएक्ट टू फॉर्म अ सेमी सॉल्युबल या इनसॉल्युबल सॉल्ट, द सॉल्ट इज कॉल्ड precipitate and such reaction is called precipitation reaction। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आयंस इन सॉल्यूशन। अब ये कह रहे हैं कि जब रिएक्शन हो गया, जब रिएक्शन हो गया तो ये रिएक्शन होने के बाद जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसमें कौन से आयंस प्रेजेंट है। अब देख, रिएक्शन होने के बाद है ना, आयंस इन सॉल्यूशन, यानी ये कब बताने हैं आपको, आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद कौन से आयंस हैं। तो रिएक्शन के बाद इस तरफ देखना होगा, तो एक ये आयन है बेरियम का, एक सल्फेट का, सल्फेट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, एक सोडियम का, एक क्लोराइड का। तो ये सारे आयंस होंगे, नहीं गलत बेटा, इसके आयंस नहीं मिलेंगे, ये तो इनसॉल्युबल है, ऐसे गुच गुच करके ऐसे बन गया, ये आयंस में टूटेगा ही नहीं क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, तो ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा। जो प्रेसिपिटेट नहीं बना, जो एक्वस है, वही आयन बना पाएगा। तो अगर पूछता है आयंस इन सॉल्यूशन, तो जो आपका एक्वस वाला पार्ट है, जो सॉल्युबल है, उससे आयंस निकलेंगे। तो आयंस क्या निकलेंगे, Na का क्या होता है प्लस, Cl का क्या होता है माइनस। तो कौन से आयंस हैं, Na प्लस और Cl माइनस। पूछ चुका है बोर्ड में अभी सवाल, आगे भी पूछ सकता है। सीबीएसई 2025 क्या सवाल है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। कर लेंगे, सिंपल है। क्या होता है, व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस या प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। पूछा है क्या ऑब्जर्व होता है, व्हाट इज ऑब्जर्व। तो भाई ऑब्जर्व तो सिर्फ यही होगा कि कुछ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना, और ये रही उसकी बैलेंस्ड रिएक्शन। कर लेंगे आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन जो सिलेबस में है डबल डिस्प्लेसमेंट का, वो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का है। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, कैसा है, एक्वस यानी सॉल्युबल, कैसा है, कलरलेस। दूसरा पोटेशियम आयोडाइड Ki है ना, कैसा है, ये भी कलरलेस, एक्वस, व्हाट इज सॉल्युबल। इस पे आया प्लस, इस पे आया माइनस, इस पे आया प्लस, इस पे आया माइनस, तो Pb जाके जुड़ गया I से, PbI2 बना, K जाके जुड़ गया NO3 से, KNO3 बना। अब ये I2 क्यों है, ये आपको वैसे करना होगा भाई, जैसे सिखाया था। लेड की वैलेंसी क्या होती है 2 प्लस, आयोडाइड की क्या होती है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई PbI2, इससे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, तो Pb प्लस जाके जुड़ गया I से, PbI2, K प्लस जाके जुड़ गया NO3 से, KNO3। अब इसमें जो PbI2 बना, ये क्या है, येलो प्रेसिपिटेट। लेड आयोडाइड इज येलो प्रेसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो बेटा, आपके सिलेबस में एक लेड ऑक्साइड है, येलो रेसिड्यू होता है, एक लेड आयोडाइड है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट बना, और KNO3 बेटा इसके बगल में, और याद रखना क्या है ये, एक्वस, ये है वाटर सॉल्युबल और ये है इनसॉल्युबल। चलो, तो क्या ऑब्जर्वेशन है, येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, PbI2 लेड आयोडाइड। डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि एक प्रेसिपिटेट बना है, दो सॉल्युबल सॉल्युबल मिलके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाए, प्रेसिपिटेशन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। आयंस इन सॉल्यूशन, क्या इसके आयंस होंगे, नहीं, ये तो नीचे जाके मिट्टी बन जाएगा, नीचे जाके इनसॉल्युबल। इसके आयन होंगे K प्लस NO3 माइनस। तो आयंस किसके होंगे, K प्लस और नाइट्रेट NO3 माइनस के। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है हीट इन रिएक्शंस। तो बेटा रिएक्शन या तो हीट बाहर देगा या एब्जॉर्ब करेगा। अगर रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है, तो पढ़ा चुका हूं आपको ये सब में, हीट अगर बाहर निकलती है तो क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो अगर रिएक्शन से हीट रिलीज्ड होती है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल देखो, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कई लोग सोचते हैं सांस लेना को कहते हैं, सांस लेना को नहीं बोलते हैं। जो आप खाना खाते हो, उस खाने से जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, क्या खाया, चावल खाया, ब्रेड खाया, आलू खाया, क्यों खाते हैं, सब घप 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 खाते हैं, क्यों, एनर्जी आ जाए। तो ये जो प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज और ग्लूकोज से एनर्जी बनने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और क्या बना देता है, CO2 H2O और एनर्जी। कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। तो याद रखना, रेस्पिरेशन क्या होता है, जो बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है, सांस लेना नहीं, खाने से जो एनर्जी। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बनाता है।
नेक्स्ट देखिए बेटा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में जैसे हमने यहां क्या लिया है, मीथेन। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, एक्सोथर्मिक। डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट। आपने क्या किया भाई, जो खाना घर में बच गया, जो सब्जियां बच गई, उसको क्या करते हैं हम, मिट्टी में मिला देते हैं कि खाद बन जाएगी। वो क्या निकालती है, एनर्जी निकालती है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये तो पढ़ाई था, हीट निकलती है। क्विक लाइम विथ वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड पानी में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन साथ में हीट, तो ये हो गए एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन बेटा जिसमें हीट क्या हो, रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो जाए, जो रिएक्शन हीट ले ले, वो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का बेटा बहुत सिंपल एग्जांपल है आपके सिलेबस में कि आप सारे के सारे डीकंपोजिशन रिएक्शन दिखा लेना, सारे बेटा, चाहे हीट से हो, चाहे लाइट से हो, इलेक्ट्रिसिटी, सब एनर्जी तो लेते ही है सारे, तो बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल क्या होगा किसके, एंडोथर्मिक मतलब हीट लेना, एनर्जी लेना इन शॉर्ट। तो डिकम्पोजिशन ऑफ FeSO4 क्रिस्टल, क्या करते थे, हीट करते थे, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना, CaO CO2। लेड नाइट्रेट, एक काम करो, होमवर्क कर लो इसको, क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे रिएक्शन याद करके लिखो इसमें, PbO, NO2O2, Ag और Cl2, Ag और Br2, H2 और O2। तो ये सारे क्या हैं, डीकंपोजिशन। अगर एकदम स्ट्रांगली सही लिखना है तो ये तीन हमेशा सही रहेंगे, क्योंकि ये क्या थे, थर्मल डीकंपोजिशन, हीट से ही टूटे थे, तो ये सबसे सेफ है, ये तीन लिखना। बाकी भी होते हैं, कई बार एग्जाम में खुद ही बोलता है कि सारे डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है, पूछा है बोर्ड के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CBSE 2022, ये क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या निकालता है बेटा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये, मैंने बताया था ना। कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर जाके क्या बनाता है, पहले ग्लूकोज, जो चावल वावल खाते हैं ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है ये, और साथ में हीट, तो कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिंपल। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। डिकम्पोजिशन ये क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक। वेजिटेबल जब डालोगे आप उसमें मड में तो एनर्जी निकलती है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू क्विकलाइम, मैंने बोला जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है भाई, एंडोथर्मिक, खत्म, सीधा खत्म। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, नहीं बेटा। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो जो भी आपके डीकंपोजिशन रिएक्शन कहीं दिखे तो एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट तो लगेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत हलवा है, बहुत छोटा सा है आपके में, आराम समझो बेटा। अगर कोई चीज, अगर कोई केमिकल ऑक्सीजन का गेन करे या हाइड्रोजन को लूज करे तो हम बोलते हैं उस केमिकल का हुआ ऑक्सीडेशन, सिंपल। अगर कोई चीज ऑक्सीजन को गेन करे या हाइड्रोजन को लूज करे तो हम बोलते हैं इस केमिकल ए का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसी का उल्टा रिडक्शन, अगर कोई केमिकल हाइड्रोजन को गेन करे या ऑक्सीजन को लूज करे तो हम बोलते हैं उसका क्या हुआ, रिडक्शन। इफ अ केमिकल गेन्स हाइड्रोजन या लूज ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ बी। क्लियर है, कोई चीज अगर ऑक्सीजन को गेन करती है तो ऑक्सीडेशन, ठीक, और कोई चीज अगर हाइड्रोजन को गेन करती है तो रिडक्शन। और इसके साथ साथ उल्टा भी समझना, ऑक्सीजन को गेन किया या हाइड्रोजन को लूज किया तो भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को गेन किया या ऑक्सीजन को लूज किया तो भी रिडक्शन। ठीक, याद रहेगा। चलिए एक काम करते हैं, इधर आते हैं, मुझे बताओ किसका हुआ ऑक्सीडेशन, किसका हुआ रिडक्शन। सोचो, यहां पे जिंक ऑक्साइड है, अगर मैं जिंक ऑक्साइड को देखूं तो इसने क्या किया, लॉस किया ऑक्सीजन का, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चला गया तो ऑक्सीडेशन तो नहीं है, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन अपने आप सोचो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। चलो अब कार्बन को देखते हैं, है ना, रिडक्शन दिख रहा है साफ साफ, ये क्या हो गया, रिडक्शन। अब कार्बन को देखते हैं, कार्बन ने यहां से यहां क्या किया बेटा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करना तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब एक चीज समझो, जिसका हुआ ऑक्सीडेशन वो बना रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत सिंपल, जिसका हुआ ऑक्सीडेशन वो बना रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका हुआ रिडक्शन वो बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा सुल्टा, सिंपल। जिसका होगा ऑक्सीडेशन, एग्जाम में कई बार पूछता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा रिडक्शन, जिसका होगा ऑक्सीडेशन
वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होगा रिडक्शन वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट R.A, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O.A, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होगा रिडक्शन वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जरा इसी में समझो, आराम से समझो। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? गेन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का ऑक्सीडेशन किसने कराया? वो एजेंट कौन है जिसने कार्बन को ऑक्सीडाइज किया? क्या वो ये है? इसने ही तो अपना ऑक्सीजन निकाल के कार्बन को दे दिया और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। क्या ये वो एजेंट है जिसने कार्बन का ऑक्सीडेशन किया? तो क्या इसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। कार्बन, अब इसको देखो, इसका क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। किसने इसकी ऑक्सीजन छीनी? कार्बन ने। किसने इसका रिडक्शन किया? कार्बन ने। तो क्या कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हुआ? बिल्कुल। पर आप इस तरह से ज्यादा समझो नहीं, सिंपल। जिसका हुआ ऑक्सीडेशन वो बना रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका हुआ रिडक्शन वो बना ऑक्सीडाइजिंग। बोल क्लियर है? ऐसे भी समझ में आ गया? इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। किसने किया रिडक्शन? इसने। इसी ने तो छीनी इसकी ऑक्सीजन। तो जिसने किया यही तो वो एजेंट है। कौन सा? इसका रिडक्शन करने वाला ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। या तो सिंपल याद रखो, जिसका हुआ ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका हुआ रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक। एक चीज और समझो, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स इज कॉल्ड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ये वाला देखो रिडॉक्स है कि नहीं? इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन क्या बोलते हैं? रीडॉक्स रिएक्शन। रीडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो तो रीडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स। आइए एक सवाल कर लेते हैं इस पे। सीबीएसई 2024 का सवाल है। क्या पूछ रहे हैं? ये है सवाल, बताइए इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ? चलिए पॉज करके खुद से करके कमेंट करिए, तभी समझ में आएगा। MnO2 अगर मैं देखूं ये यहां गया, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके साथ क्या हो रहा है? इसके साथ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। HCl को ध्यान से देखूं, HCl से क्या बना? Cl2 बना। HCl से क्या बना? Cl2 बना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया? अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका क्या हुआ? लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यहां से यहां। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन तो है नहीं। हाइड्रोजन को लूज करना मतलब ऑक्सीजन को गेन करना, मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बता सकते हो? जिसका हुआ रिडक्शन वो बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका हुआ ऑक्सीडेशन वो बना रिड्यूसिंग एजेंट। अब कोई भी सवाल हो आप मार दोगे। क्या बोल रहा है? MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, नहीं। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, सही है। MnO2 इज रिड्यूस्ड, सही है। MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, ये ज्यादा सही है, सबसे सही। ये आधा आधा है ना, सबसे सही तो ये हो कि MnO2 रिड्यूस हुआ, HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ, HCl का ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। अगर मैं कॉपर ले लूं जो किस कलर का होता है? रेड या ब्राउन, बताया था कॉपर का पाउडर रेड या ब्राउन, और उसको मैं हीट कर दूं। यहां पे हमने क्या लगाया? एक वायर गॉज लगा दी। वायर गॉज मतलब ऐसे एक, समझ गए ना, तार तार वाला यहाँ पे ही लगा दिया, और नीचे से इसको गर्म करूं गर्म करूं गर्म करूं, तो क्या होगा बेटा? कॉपर को जब गर्म करोगे आसपास इसके क्या चीज है? आसपास ऑक्सीजन होगा, और ये क्या है? कॉपर है। तो ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा, क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। कब? हीट करने पे। क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड। क्या हो गया कॉपर का? ये गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। कलर याद रहना चाहिए, कॉपर का कलर होता है रेड या ब्राउन। जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो काला हो जाता है, काला, तो क्या बन गया? ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड। तो सिंपल है, रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल चेंजेस टू ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को पलट भी सकते हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा है, पलटना है तो क्या करें? बोल बोल, पलटना है क्या करें? रिडक्शन कर दें। तो अगर हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर CuO, अब मैंने क्या किया? इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दी।
हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इससे ऑक्सीजन छीन लेगी, ऑक्सीजन छीन ली, क्या बना H2O, और कॉपर वापस बन गया। अब ये वाले रिएक्शन में देखो क्या हुआ, कॉपर ने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये क्या है, रिडक्शन। तो जस्ट अगर उल्टा कर दें तो ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जलाया, कॉपर ऑक्साइड, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, रेड ब्राउन जो कॉपर था वो कैसा हो गया, काला हो गया। अब मुझे इसको रिवर्स करना है, ऑक्सीडेशन हुआ था, रिवर्स के लिए क्या कर दूं, रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें अगर मैं हाइड्रोजन पास कर दूं और हीट कर दूं तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके चला गया, कॉपर के लिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बन गया, कॉपर। तो ये ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड वापस क्या बन गई, रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल। तो इसका जस्ट रिवर्स रिएक्शन हमने देखा। रिवर्स करने के लिए ऑक्सीडेशन की जगह क्या कर दिया, रिडक्शन। हाइड्रोजन गैस पास कर दो, ऑक्सीजन लेके चली गई, कॉपर बन गया। क्लियर। चलिए सीबीएसई 2025, अ कॉपर वायर ऑन बर्निंग इन फ्लेम्स गेट्स कोटेड विद अ ब्लैक सब्सटेंस। एक कॉपर वायर है, इसको अगर जला दें तो क्या होगा, गेट्स कोटेड विद अ ब्लैक सब्सटेंस। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो भाई ये कॉपर वायर होगा, हमने क्या किया, इसको बर्न कर दिया, बर्न कर दिया तो ऑक्सीजन से कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर वायर कैसा होना चाहिए था, रेडिश ब्राउन, बर्न करके कॉपर ऑक्साइड कैसा बन गया, काला विद अ ब्लैक सब्सटेंस। ये रहा ब्लैक सब्सटेंस, कॉपर ऑक्साइड। हाउ कैन दिस केमिकल चेंज बी रिवर्स्ड, कैसे रिवर्स करें, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर मुझे रिवर्स करना है तो मैं क्या कर दूं, रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड के ऊपर अगर मैं हाइड्रोजन गैस पास कर दूं और साथ में बेटा हीट कर दूं तो क्या करेगा, ये O को लेके निकल गया वापस कॉपर, तो ब्लैक कलर से वापस रेडिश ब्राउन। जस्ट उल्टा कर दे, ऑक्सीडेशन से क्या कर दिया मैंने, रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे देख लो। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट है करोजन। तो बेटा क्या होता है, करोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, जैसे वाटर वेपर हो गया, ऑक्सीजन, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेट टू करोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। घर पे आपने देखा होगा जो भी मेटेलिक सामान होते हैं वो समय के साथ उनके ऊपर, जैसे लोहे में आप देखते हो जंग लग जाती है, समय लाल हो जाता है, समय के साथ करोड करते हैं। करोड मतलब उनके ऊपर आके कोई अटैक करता है। कौन अटैक करता है, आसपास सराउंडिंग में जो भी चीज है, क्या है भाई, गैसेस हैं, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कहीं हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो ये जितनी भी गैसेस हैं सराउंडिंग में वो क्या करती हैं, अटैक करती हैं मेटल के सरफेस पे और उसके ऊपर चिपकती जाती है। इस चीज को करोजन बोलते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ, इट इज सेट टू करोड, करोड खराब हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। क्लियर है, जब आसपास से सब्सटेंस उसके ऊपर अटैक करे और उसको करोड कर दे। पहला एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आयरन की नेल है, आसपास सराउंडिंग में ऑक्सीजन भी होगा, वाटर के वेपर भी होंगे, ये दोनों चीजें इसके ऊपर जाके चिपक जाती है और बना देती है क्या, रस्ट। क्या बना देती है, रस्ट। किस कलर का, रेडिश ब्राउन। इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, ये हम लोग आगे मेटल नॉन मेटल में पढ़ लेंगे अच्छे से। रेडिश ब्राउन रस्ट बन जाता है, किस कलर का, रेडिश ब्राउन, ऑक्सीजन और वाटर अटैक करके। नेक्स्ट है बेटा टार्निशिंग ऑफ कॉपर। कॉपर किस कलर का होता है, आपने पढ़ा था रेड, टार्निश होके हो जाता है ग्रीन। जैसे जब ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनी थी तो रेड रंग की थी, आज देखा तो ये हरे रंग की हो गई। क्या हो गया इसका बेटा, काइंड ऑफ करोजन हो गया इसका, इसको टार्निशिंग बोल देते हैं। करोजन मतलब आयरन का होता है तो आयरन का हुआ तो रस्टिंग बोली, कॉपर का हुआ तो टार्निशिंग बोला। कॉपर के ऊपर कौन अटैक किया, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया, ये कोई कंपाउंड बना जो किस रंग का है, ग्रीन कलर का है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, यहां पे बन गया ये, तो ये हरे रंग का हो गया। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर में नहीं होता, मम्मी लोग पॉलिश कराने जाती हैं कि सिल्वर कैसा हो गया, काला हो गया। क्यों काला हो जाता है भाई, ग्रे टू ब्लैक कलर, ये ब्लैक होना चाहिए था, ग्रे टू ब्लैक कलर। तो क्या है भाई, सिल्वर मेटल है, उसके ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अटैक करेगा, सिल्वर सल्फाइड बनता है ब्लैक कलर का। तो ये क्या, ग्रे से ब्लैक। तो आपको कलर याद होने चाहिए, रेड टू ग्रीन, ग्रे टू ब्लैक। आयरन कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, करोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन। देखो इस पे ऑक्सीजन अटैक कर रहा, इस पे भी ऑक्सीजन अटैक कर रहा, आयरन पे भी देखो क्या अटैक कर रहा, ऑक्सीजन। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन।
नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बेटा, आपने घर में देखा होगा कि चिप्स लेके आते हो, पैकेट खोलते हो, खाते हो, मान लो खेलने चले गए, फिर वापस आए तो चिप्स खाया, टेस्ट बड़ा खराब से आ रहा है, वो चिप्स मान लो खुला छोड़ दिया, एक दिन बाद खाया, अरे यार खट्टा सा हो गया, महला गया, कुरकुरा भी नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या होता है, चिप्स हो गया, खाने का सामान हो गया, इसमें होता है ऑयल, इसीलिए नहीं खाना चाहिए ज्यादा, सब पाम ऑयल होता है ऑयल। इस ऑयल का हो जाता है ऑक्सीडेशन, और इस ऑयल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। किसका होता है, द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट या ऑयल चेंजेस व्हेन इट इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। समझ में आ गया कि टेस्ट भी बदल जाता है, बदबू भी आने लगती है उसमें से, खराब हो गया, महला गया, सड़ गया। कंटेनिंग फैट ऑयल चेंजेस व्हेन इट इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल कॉजेज रेंसिडिटी। क्या हो जाता है, रेंसिडिटी हो जाता है। ये जो फूड है ये रेंसिड हो जाता है, खट्टा हो जाता है, सड़ जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल है फूड में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब बात आती है इसको हम बचाए कैसे। पहला तरीका है कि इस खाने को हम तगड़े एंटीऑक्सीडेंट्स के पास में रख दें। एंटीऑक्सीडेंट्स ये सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका एलमंड हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सारी चीजें आपकी एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, किसी चीज को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते। पहला तरीका है एंटीऑक्सीडेंट रख दो जो ऑक्सीडेशन रोके। दूसरा क्या है, एयर टाइट कंटेनर यूज करो, एकदम हवा बंद। देखा होगा नमकीन नमकीन मम्मी लोग किसमें रखती हैं, एकदम हवा बंद डिब्बे में, कि हवा ही अंदर नहीं जाएगी, ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जाएगी, तो ऑक्सीडेशन इसके फैट या ऑयल का नहीं, तो एयर टाइट कंटेनर। तीसरा आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट में क्या होता है, हवा ज्यादा चिप्स कम, तो वो हवा में क्या भरते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं। चिप्स बैग्स क्या होते हैं, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्यों भर देते हैं, ताकि अंदर ऑक्सीजन गैस ना घुस पाए, अंदर चिप्स पे जो ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, इसलिए एकदम टाइट रहते हैं, एकदम नाइट्रोजन गैस। तो ये तीन तरीके हो गए, एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, एयर टाइट कंटेनर यूज कर लो, या फ्लश विद नाइट्रोजन गैस कर दो, तो रेंसिडिटी नहीं होगी। लास्ट टॉपिक है आपका केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। बहुत सिंपल है बेटा। केमिकल चेंज का मतलब कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल चेंज है, बहुत सिंपल। और केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या था, केमिकल रिएक्शन का मतलब था न्यू केमिकल फॉर्म्ड। अगर कहीं कोई न्यू केमिकल बनेगा तो केमिकल चेंज, अदरवाइज फिजिकल चेंज। आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज, अगर नया केमिकल बन रहा तो केमिकल चेंज। आ नहीं रहा है वैसे ये बोर्ड के अंदर, काफी टाइम से नहीं आ रहा है, फिर भी पढ़ा देते हैं, किताबों में रहता है। शेप साइज कलर में ऑल्सो चेंज, न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बेटा पेपर को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आएगी, ये क्या हो गया, नया केमिकल हो गया। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स में क्या होता है बेटा, जो सुगर होती है, मीठी मीठी होती है ना ग्रेप्स, ये अल्कोहल बन जाती है, शराब बनती है ना इससे, गंदी चीज। सारिंग ऑफ मिल्क, मिल्क में क्या होता है बेटा, मिल्क में भी एक अलग तरह की सुगर होती है, मिल्क खट्टा नहीं हो जाता है, सार हो गया, तो मिल्क में यार एक अलग तरह की सुगर होती है जो लैक्टिक एसिड बन जाती है, जो खट्टा खट्टा लगता है वो लैक्टिक एसिड का टेस्ट है। यही चीज कर्ड में हो जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा ही कि आयरन के ऊपर ऑक्सीजन वाटर वेपर अटैक करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फूड डाइजेशन, अभी आपने थोड़ी देर पहले देख ही लिया कि अलग अलग केमिकल मिल जाते हैं फूड के अंदर, तब रेस्पिरेशन होता है। फूड कुकिंग में अलग अलग गैसेस निकलती हैं। रेस्पिरेशन आपने देख लिया भाई कि ग्लूकोज क्या होता है, टूट के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी निकालता है। केमिकल बैटरी, इसमें क्या होता है बेटा, जो केमिकल एनर्जी होती है वो किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। बेकिंग ऑफ अ केक, तो बेटा बेकिंग ऑफ केक में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज। सिंपल बात, जहां कोई नया केमिकल ना बने, नो न्यू केमिकल आर फॉर्म, जहां केमिकल रिएक्शन ना हो। जैसे बॉइलिंग वाटर, पानी को बॉयल किया तो ये क्या था, पानी क्या था, H2O, वाटर वेपर भी क्या बना, H2O, तो केमिकल चेंज नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस भी क्या होता है, H2O, और वाटर भी क्या होता है, H2O, नया केमिकल नहीं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये याद रखना। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल चेंज, क्योंकि कैंडल का बर्न पूछा है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज। पर मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, फिजिकल, क्योंकि वैक्स क्या थी भाई, सॉलिड स्टेट में थी, सॉलिड स्टेट से मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में चली गई, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज, बट बर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल चेंज। याद रखना, क्यों, बर्निंग ऑफ कैंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह निकलती है। फिर क्या है, क्रशिंग ऑफ पेपर, मोड़ दिया, शेप साइज चेंज, क्रिस्टलाइजेशन, कोई चीज क्रिस्टल बन गया। यहां पे बेटा ये चैप्टर होता है समाप्त। अगर किसी ने पूरा लेक्चर लिखा है तो कमेंट में लिख देना भाई आई विल विन, और बताना ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं। अब जाके इसके सारे सवाल सॉल्व कर डालो, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।